हेलो स्टूडेंट्स, आई दीपेंद्र वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स आईटी जेईई नीट। आज के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स को और डिटेल में समझेंगे। याद है आपको लास्ट लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चन से सॉल्व करना शुरू कर दिया था। कुछ और क्वेश्चंस आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स पर और क्लैरिटी डेवलप करेंगे। आई होप एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी बिल्ड हो चुकी है अब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स को लेकर। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। बट बिफोर आई स्टार्ट टुडेज लेक्चर, क्या आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपके लिए क्रिएट करता है जहां पर आप किंडरगार्टन से K-12 तक सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, आईआईटी जेईई नीट, ओलंपियाड, एनटीएससी, गवर्नमेंट एग्जाम्स, what not, all these sorts of examinations, हर अलग अलग सेक्टर और सेगमेंट में मैग्नेट ब्रेन्स अपने प्लेटफॉर्म के जरिए आपको 100% फ्री क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करता है। यानी कि आप सारे सेगमेंट्स, ऑलमोस्ट इन सारे सेक्टर्स में फ्री क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन अचीव या अटेन कर सकते हैं विद मैग्नेट ब्रेन्स। आप सीधे सीधे मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट विजिट करिए www.magnetbrains.com और यहाँ पर आपको सारी चीजें इजीली एक्सेसिबल हैं। लेक्चर के एंड में हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि प्लेटफॉर्म को कैसे एक्सेस किया जाता है, कैसे बिना किसी सब्सक्रिप्शन के, बिना किसी पेड वर्जन के, बिना कोई पेड मॉड्यूल के आप फ्री ऑफ कॉस्ट, एट एब्सोल्युटली जीरो कॉस्ट, एट नो कॉस्ट आप सारी चीजें कैसे इजीली एक्सेस कर सकते हैं, वो लेक्चर के एंड में हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट लेट्स बिगिन टुडेज लेक्चर स्टूडेंट्स। देखते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए आईआईटी जेईई मॉड्यूल में क्या क्या लेकर आता है। मतलब मैग्नेट ब्रेन्स का जो आईआईटी जेईई कोर्स है वो आपको क्या क्या चीजें ऑफर करता है, जल्दी से समझेंगे स्टूडेंट्स। सबसे पहले और सबसे जरूरी चीज कि मैग्नेट ब्रेन्स इंश्योर करता है कि हम सारे चैप्टर्स के हर एक सिंगल टॉपिक के प्रॉपर डिटेल्ड कॉम्प्रहेंसिव एंड थरो एक्सप्लेनेशन वीडियोस बनाए। मतलब हर चैप्टर के हर एक सिंगल टॉपिक का भी आपको एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन वीडियो मिले और उस वीडियो जो थ्योरी वीडियो होगा, जो कंसेप्चुअल वीडियो होगा, उसमें हम डेफिनेटली काफी सारे इलस्ट्रेशंस और एग्जांपल्स भी रखेंगे ताकि उसकी कंसेप्चुअल एप्लीकेबिलिटी आपको डेवलप करवाई जा सके। यानी कि हर कंसेप्ट के साथ उसका एप्लीकेशन भी वहीं उन थ्योरी लेक्चर्स में आपको डेवलप करवाया जाएगा, जेईई मेंस और एडवांस लेवल तक, बेसिक से उठाकर ऑब्वियसली। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स, जैसे ही कोई टॉपिक कंप्लीट होता है उस टॉपिक की डीपीपी भी आपके लिए अपलोड होगी। डीपीपी यानी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम शीट। इस डीपीपी के थ्रू आप उस टॉपिक को और कंसोलिडेट कर सकते हैं और बेहतर और मजबूत बना सकते हैं। ये सारी चीजें स्टूडेंट्स आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट www.magnetbrains.com पर फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हैं इनटू द रिस्पेक्टिव सेगमेंट, जहां आप जाएंगे आईआईटी जेईई नीट के सेक्शन में। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स, ना सिर्फ आपको डीपीपीज आपकी प्रैक्टिस के लिए अवेल करवाई जाती हैं, बल्कि आप डीपीपीज के भी वीडियो सॉल्यूशंस एक्सेस कर सकते हैं। मतलब हम आपके लिए क्रिएट करेंगे टॉपिक्स के इलस्ट्रेशन और एग्जाम्पल के साथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन वीडियोस, डीपीपीज प्रोवाइड की जाएंगी पीडीएफ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, और उनके वीडियो सॉल्यूशंस भी अलॉन्ग विद अ लॉट मेनी थिंग्स, सब कुछ एट नो कॉस्ट, एट जीरो कॉस्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अलॉन्ग विद दैट स्टूडेंट्स, अगर हम आगे बढ़कर देखें तो एक और खास और सबसे जरूरी चीज कि चैप्टर वाइज हर चैप्टर पर बाय ऑल दीज डिफरेंट मीन्स, फॉर एग्जांपल इलस्ट्रेशंस, एग्जांपल्स, डीपीपीज, एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज, डाउट क्लैरिफिकेशन लेक्चर और आपके चैप्टर वाइज टेस्ट और आपके मॉक टेस्ट या फिर सारे प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के थ्रू हम इंश्योर करेंगे कि हर चैप्टर पर कम से कम 500 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो, ताकि डेफिनेटली आपकी एक अच्छी कमांड, एक अच्छी कमांड डेवलप हो पाए जेईई मेंस और एडवांस जेईई एग्जाम के लिए, जहां पर एप्लीकेशन पर ज्यादा एम्फेसिस होता है। यानी चीजें याद रखने से ज्यादा मैथमेटिक्स में आई वुड प्रेफर कि आपको चीजें समझ आए और उन्हें आप अप्लाई करना सीख पाएं। तो उसी की बात हो रही है जेईई मेंस और एडवांस के लिए मैथमेटिक्स सेक्शन की, तो हम वो भी सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स और उन्हें भी देखेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, किसी भी एग्जाम को समझने का, उसके लेवल को जानने का, उसमें आए हुए क्वेश्चंस को समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है उसके पास्ट ईयर्स क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो हम जेईई मेंस और जेईई एडवांस के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, और उसके थ्रू एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे कि देखो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इन्हें ऐसे अप्रोच किया जाता है, इन्हें ऐसे समझा जाता है, इनके लिए ये थॉट प्रोसेस होती है, इनको बनाने के पीछे क्या मोटिव रहा होगा, उन क्वेश्चंस को कैसे डिजाइन किया जाता है, हर एक बारीकी को हम अच्छे से समझेंगे ताकि जेईई मेंस और एडवांस की तैयारी आपकी एक अच्छे तरीके से, एक सुचारू रूप से हो सके और आप एग्जाम को अच्छे से समझ पाएं, ताकि आप उसकी तैयारी और अच्छे से कर पाएं और आप रियलाइज करेंगे कि जो सारी चीजें हम पढ़ रहे हैं उस नॉलेज, उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आप अपनी इंटेलिजेंस से उन क्वेश्चंस को डेफिनेटली बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे।
बशर्ते आप सही डायरेक्शन में सही एफर्ट्स डालते रहें। कैन यू बिलीव स्टूडेंट्स कि आपके लिए आपके डाउट सॉल्विंग लेक्चर्स भी प्लान किए जाएंगे, यानी कि आप अपने डाउट्स भी हमें फॉरवर्ड कर सकते हैं। जिस वीडियो को आप देख रहे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मौजूद है, आस्क मी योर डाउट। आप इस लिंक पर क्लिक करिए। इस लिंक में जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आप अपना डाउट, न्यूमेरिकल जो भी आपकी प्रॉब्लम है, हमें फॉरवर्ड कर सकते हैं। सारे डाउट्स कंपाइल हो जाने के बाद एक साथ उन्हें एक्यूमुलेट करके एक कॉमन लेक्चर में हम सारे डाउट्स एक्नॉलेज या एड्रेस करेंगे। सो डोंट वरी, आपके सारे डाउट्स भी रिजॉल्व होंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स, डाउट्स रेलेवेंट रखिए, क्योंकि अगर कोई जेनरिक सा, कोई सिंपल सा डाउट है स्टूडेंट्स, उसे डेफिनेटली आप नॉर्मली कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके कमेंट्स हम रेगुलरली, जब भी हमें वक्त मिलता है, हम चेक करते हैं और उन्हें डेफिनेटली टाइमली हम रिजॉल्व करेंगे किसी ना किसी लेक्चर में। बट अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स, कुछ न्यूमेरिकल हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो उन्हें डेफिनेटली आप फॉरवर्ड करिए इस लिंक के थ्रू, आस्क मी योर डाउट, जो कि आपके डिस्क्रिप्शन में दी गई है, और उसे भी हम डिस्कस या रिजॉल्व कर सकते हैं। डोंट वरी अबाउट दैट। एंड ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स, देयर इज समथिंग वेरी क्रूशियल, देयर इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। आपके वीकली टेस्ट भी होंगे चैप्टर वाइज, यानी आप अपने हर चैप्टर की प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं, यानी आप अपने चैप्टर की परफॉर्मेंस को एनालाइज या एवेलुएट कर सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि आपकी उस चैप्टर की तैयारी कैसे चल रही है। मतलब उस चैप्टर को समझना, उस चैप्टर पे आपकी प्रोग्रेस समझना, उस चैप्टर पर आपकी तैयारी समझना, ये भी आप ट्रैक कर सकते हो, ये भी इजीली मॉनिटर कर सकते हो उसके चैप्टर वाइज टेस्ट देकर। और एक्चुअली आप समझ पाओगे कि देखो, ये एरिया मेरा लैग कर रहा है, मेरा ये वाला पर्टिकुलर टॉपिक वीक है, यहाँ पे मुझे थोड़ा शायद काम करने की और ज़रूरत है। ये सारे एनालिसिस, ये सारे आप चीज़ें, रिजल्ट निकाल सकते हो, एवेल्युएशन कर सकते हो उन चैप्टर वाइज टेस्ट के थ्रू, राइट। अपार्ट फ्रॉम द स्टूडेंट, एग्जाम्स को लेकर नोटिफिकेशन, गाइडेंस, नॉन अकेडमिक अगर कोई इशू आपको बॉदर कर रहा है, जो आपकी पढ़ाई को या तैयारी को हैम्पर कर रहा है, उन हर चीज़ को हम रिजॉल्व करते रहेंगे टाइमली। सारे फैकल्टी मेंबर्स आपके लिए कुछ ना कुछ वीडियोस क्रिएट करेंगे, ताकि आपकी वो सारी प्रॉब्लम्स भी दूर रहें और आपको कोई भी परेशानी ना आए अपनी तैयारी को स्मूथली कंटिन्यू करने में। तो वो चीज़ें भी हम टाइमली एक्नॉलेज करते रहेंगे। एक और सबसे ज़रूरी और सबसे खास बात स्टूडेंट्स, की आपके लिए चैप्टर वाइज वन शॉट रिवीजन क्रिएट होंगे, यानी कि आप हर चैप्टर का एक प्रॉपर वन शॉट रिवीजन भी देख पाएंगे, जिसके थ्रू आप एक्चुअली उस चैप्टर को एक क्विक मैनर में, एक क्रिस्प और एक प्रिसाइज मैनर में जल्दी से रिवाइज कर पाएँ। हालांकि बशर्ते स्टूडेंट्स, ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि ये एक ऑल्टरनेटिव नहीं है इन सारी चीज़ों का, ये एक सेकेंड स्टेप है। मतलब जब ये सारी चीज़ें एग्जीक्यूट हो चुकी हो, तब आप वन शॉट रिवीजन देखें, ताकि उस वन शॉट रिवीजन के थ्रू आप अपना पूरा चैप्टर जल्दी से रिवाइज कर पाएँ। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ ये देखें और ये सारी चीज़ें स्किप कर दें। एक ऑल्टरनेटिव या सब्स्टिट्यूट नहीं है, राइट। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। पॉइंट बड़ा आसान सा है स्टूडेंट्स, की इससे भी देखा जाएगा, लेकिन पहले ये सारी चीज़ें की जाएगी, क्योंकि ये सब जब ठीक से करोगे तभी तो ये लेक्चर समझ जाएगा जो आप वन शॉट रिवीजन देख रहे होंगे, है ना। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स, आपके एग्जाम के हम मॉक्स भी लेकर आएंगे, यानी जेई मेंस और जेई एडवांस के आप मॉक्स भी दे रहे होंगे। उन मॉक्स के थ्रू आप एक्चुअली समझ पाएंगे कि आपकी एग्जाम कैसी होती है, आपके सब्जेक्ट्स कैसे होते हैं, अलग अलग सेक्शंस कैसे होते हैं, वहाँ से किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रेटेजाइज करना है, टाइम कैसे डिवोट करना है, किस सेक्शन में आप वीक हो, क्या सेक्शन आपका ठीक करना है, किसे कैसे इंप्रूव करना है, ये सारा एनालिसिस आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स देकर कर पाएंगे। क्योंकि आप सीधे जेई मेंस या एडवांस के एग्जाम देने नहीं जाएंगे, उसको देने से पहले कई दफ़ा आप काफ़ी सारे मॉक्स देंगे और उसके थ्रू एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे आप एग्जाम की, यानी एनिमी को फेस करने से पहले कई बार उस एनिमी के साथ लड़ चुके होंगे, ताकि उसे अच्छे से फेस किया जा सके, उसे अच्छे से चैलेंज किया जा सके। विद दैट आई होप यू मस्ट हैव रियलाइज्ड कि जेई, आईआईटी जेई का जो मैग्नेट ब्रेन्स का मॉड्यूल है, वो आपके लिए कितनी सारी चीज़ें एट ज़ीरो कॉस्ट, एट नो कॉस्ट, एट फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आता है स्टूडेंट्स। आपको सिर्फ www.magnetbrains.com पर जाना है, या हमारे YouTube चैनल मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेई नीट पर जाना है, और वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेसिबल होंगी। अब बिना किसी डिले के स्टूडेंट्स आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आई होप आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने इनमें से 3 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, जिन्हें हमने डिटेल में समझा था। आज हम शुरू करेंगे क्लास इसका डी क्वेश्चन से, और डी क्वेश्चन आपको एज एन होमवर्क मैंने दिया था कि आप इसे होमवर्क ट्राई करिएगा, और फिर हम इसे नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो क्लास समझते हैं कि इस क्वेश्चन में वो देना क्या चाह रहे हैं। बड़ा ही शानदार सा क्वेश्चन है। वो बोल रहा है y इज इक्वल टू कॉस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। क्या आपको याद है, अगर मुझे f ऑफ x का ग्राफ दे दिया जाए, तो क्या मैं f ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का ग्राफ बना सकता हूं? आई होप थोड़ी सी आप मेमोरी में अगर रिकॉल करें तो आपको याद आ रहा होगा, एक बड़ा ही मजेदार सा मसला था ये, जब हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व किया करते थे। सर मुझे चीजें पता है, सर एक छोटा सा आपको ओवरव्यू देना चाह रहा हूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कि जहां तक मुझे पता है सर, जब जब x 0 से 1 तक होगा, एक छोटा सा सिनेरियो, सर जब तक x 0 से 1 तक होगा, तब तक ग्रेटेस्ट इंटीजर x तो 0 ही होगा ना।
क्या आपको एक कंक्लूजन समझ आ रहा है? मतलब जहां cos x के ग्राफ में आप 0 से 1 तक डील करोगे वो वैल्यू cos 0 के ही तो इक्वल होगी। मतलब cos 0 से cos 1 तक के बीच की सारी वैल्यूज का अगर मैं वैल्यू निकालूं किस कंटेक्स्ट में, इस कंटेक्स्ट में कि cos ऑफ ग्रेटेस्ट नेचर ऑफ x, तो वो cos 0 ही होगा। कि आपको एक बात डाइजेस्ट हो रही है स्टूडेंट्स? बड़ी सिंपल सी बात मैं आपसे कह रहा हूं। अगर मैं इसके ग्राफ को प्लॉट करूं तो पहले तो सर मुझे सिंपल सा थॉट आता है कि मैं पहले cos x का ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूं। तो cos x का ग्राफ अगर मैंने ड्रॉ करना चाहा तो जितना मेरा सेंस कहता है सर, cos x का ग्राफ 0 से 2 पाई तक कैसा बनता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा सर। cos x का ग्राफ 0 से 2 पाई तक कुछ ऐसा उठ के आ रहा होता है, फिर ये जा रहा होता है ऐसा, ये π/2 पे 0 होता है स्टूडेंट्स, फिर π/2 के बाद कुछ ऐसा सा चलते चलते कहानी चलती चली जाती है। आई होप आपको ये सारी बातें याद आ रही हैं। अगर आपको मैं ग्राफ के पॉइंट समझाना चाहूँ तो ये होता है 0 सर, ये होता है π/2, देन ऑब्वियसली पाई पर सर ये -1 होता है, फिर ये ऑब्वियसली होता है सर 3π/2, एंड देन ये जो पॉइंट आता है सर, ये पॉइंट जो पीक होता है 1, ये होता है 2π। आई होप इन सारी बातों को लेकर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है और ये सारी चीजें अच्छे से समझ आ रही है कि cos x का ग्राफ कैसे बनता है। तो दिस इज क्लियरली नथिंग बट व्हाट, ये सर ग्राफ है f ऑफ x इज इक्वल्स टू cos x, है ना। ये हमारा स्टैंडर्ड सा एक ग्राफ है। लेकिन सर मैं चाहता हूं कि इसमें आप मुझे कुछ इंटीग्रल पॉइंट्स बता पाएं। मैं इंटीग्रल पॉइंट्स आपसे इसलिए जानना चाह रहा हूं स्टूडेंट्स क्योंकि मैं कौन सा ग्राफ अब ड्रॉ करने चाह रहा हूं। मैं ड्रॉ करने वाला हूं अब जो ग्राफ वो होगा f ऑफ, अब वो जो हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो होगा f ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, और इसका मतलब सीधा सीधा सा है, आप ड्रॉ करना चाहते हैं cos ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। यानी मुझे x की वैल्यूज तो सारी से मतलब है, लेकिन अब x का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेने के कारण अब मैं इंटरेस्टेड रहूंगा cos के इंटीग्रल वैल्यू का cos, यानी यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो एक इंटीजर वैल्यू होगी। आई होप ये बात आपको समझ आ रही है। यहाँ पे x कोई भी वैल्यू रियल नंबर हो सकता था 0 से 2 पाई के बीच में, क्योंकि मैं 0 से 2 पाई के बीच का ग्राफ बना रहा हूँ। बट ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x है स्टूडेंट्स, इसकी वजह से मुझे क्लियरली ये समझ आ रहा है कि अब यहाँ पे जो भी आप cos लोगे वो एक इंटीग्रल वैल्यू का लोगे। तो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं क्लास की हो क्या रहा होगा एग्जैक्टली। सर जितना मेरी समझ है, मेरी समझ के अकॉर्डिंग मुझे जो पता है वो होता है सर पाई कितना 3.14। इस बेसिस पे कुछ चीजें मैं निकालना चाह रहा हूँ। क्या चीजें निकालना चाह रहा हूँ इस बात को समझिए स्टूडेंट्स। π/2 कितना होता है 1.57, 1.57 अगर ये होता है तो कहना है यहाँ कहीं मुझे क्या मिलेगा, यहाँ कहीं मुझे मिलेगा 1। आई होप आपको ये बात समझ आ रही है। सर अगर यहाँ कहीं आपको 1 मिलता है तो पाई होता है 3.14। तो अगर ये है आपका 1, अगर ये आपका 1 है, इसको थोड़ा सा और पीछे बना लेते हैं स्टूडेंट्स। अगर मान लेते हैं सर ये आपका 1 है तो कहना है इसे यहाँ कहीं आपको मिलेगा 2 और यहाँ कहीं लेट से आपको मिलेगा 3। आई होप आपको ये बातें समझ आ रही हैं स्टूडेंट्स। बहुत डिफिकल्ट सी चीज़ें मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट सर थोड़ा और आगे बढ़े, 3 यहाँ क्यों लिखा सर, क्योंकि पाई होता है 3.14 तो ये होगा 3। आई होप यू आर गेटिंग इट। सर 3π/2 कितना होता है, मोटा मोटा देखो ऐसा सिंपल सा सेंस डेवलप करो कि ये देखो ध्यान से सुनना पाई कितना होता है सर, सर पाई होता है 3.14। अब 3.14 में वापस अगर मैंने 1.57 ऐड किया तो मोटा मोटा देखो कितना आएगा, ध्यान से सोचो। 3 में 1 ऐड किया तो 3 में 1 ऐड किया तो 4, 1 4 में 5 7 ऐड किया तो कोई ज्यादा फर्क नहीं आ रहा है, 1 4 और 5 7 तो 14 और 57, 57 प्लस 4 61, 61 में 10 और ऐड किया तो 71, है ना। तो कितना आ रहा है 4.71, तो ये हो रहा है अप्रोक्सीमेटली 4.71। तो कहना है इसे 3 के बाद यहाँ कहीं होगा 4। आई होप यू आर रियलाइजिंग दैट। और अगर ये 4.71 है तो यहाँ कहीं आई बिलीव होगा कितना 5। आई होप यहाँ तक बातें डाइजेस्ट हो रही है। सर 2 पाई यानी 3.14 का डबल, 3.14 का डबल यानी 6.28। तो अगर ये 6.28 है तो कहना है इसे इसके थोड़ा पहले क्या होगा स्टूडेंट्स, इसका थोड़ा पहले 6 होगा। मैंने बहुत प्रॉपरली चीजें नहीं बनाई, मतलब मैंने एग्जैक्ट वैसे पॉइंट नहीं बनाए, बट कुछ एक अप्रॉक्सीमेटेड आइडिया लेने की कोशिश की है। आपको रियलाइज हो रहा है स्टूडेंट्स मैंने एक्स एक्सिस पर इंटीग्रल पॉइंट्स क्यों लिए, मतलब मैंने 0 1 2 3 पे कहानी क्यों शुरू की। मैंने कहानी इसलिए शुरू की क्योंकि कॉस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स आप लेने वाले हो, तो ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है ये आपको हमेशा एक इंटीग्रल वैल्यू देगा। तो मुझे एक्स एक्सिस पर इंटीग्रल वैल्यूज में इंटरेस्ट है। आप सोच के देखो मुझे क्यों इंटरेस्ट है, बात समझिएगा स्टूडेंट्स, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमें क्या चाहिए सर 6 से 2 पाई तक भी कहानी कुछ होगी, मान लो यहाँ कहीं आगे जाके 7 भी आता होगा, वेल दैट डजंट मैटर, बट मैटर क्या करता है वो समझिएगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग सी कहानी है स्टूडेंट, सोच के देखो। आप बस इतना बताओ सर cos 0 की वैल्यू कितनी होती है। cos 0 की वैल्यू होती है 1, ये हमें पता है, ये होता है 1, और सर ये आपका होता है -1, है ना। आई होप मैंने सही ड्रॉ किया है, थोड़ा सा उसको नीचे भी शिफ्ट कर देंगे तो आई थिंक और प्रॉपर्ली बन जाएगा। तो यहाँ कहीं आई बिलीव इसके सीधे यहाँ -1 आपको दिखेगा। मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स की, अब अगर मैं cos ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का ग्राफ बनाना चाह रहा हूँ तो देखो क्या ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। सीधी सीधी सी बात है सर, अगर cos की वैल्यू, अगर x की वैल्यू 0 से 1 रही, x की वैल्यू जब तक 0 से 1 के बीच रही, तब तक cos ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या रहेगा, वो
कॉस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एनी वैल्यू ऑफ एक्स विच इज लाइंग बिटवीन 0 एंड 1 होगी, और 0 से 1 के बीच की एक्स की वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है 0। यानी सुनो समझो बात को, cos 0.1, cos ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0.2, cos ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0.9, इन सब का वैल्यू cos 0 ही होगा। और cos 0 कितना होता है सर 1, मतलब ये वैल्यू कुछ ऐसी सी चलती चली जाएगी और 1 पर ये डिफाइंड नहीं होगा, 1 पर तो आके cos 1 के इक्वल हो जाएगा। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा सा चल रहा होगा। आई होप आपको ये बात समझ आ रही, क्योंकि सर जो cos 0 की वैल्यू है, जो cos 0 की वैल्यू है वही cos ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0.1 की वैल्यू होगी, क्योंकि 0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है 0, तो वो सब cos 0 के इक्वल होंगे। क्या आपको ये बात समझ आ रही है स्टूडेंट्स? बड़ी साधारण सी सिंपल सी बात है सर। अगर मैं आगे बढ़ूं तो जैसे ही cos 1 पे आता हूं तो cos 1 की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, क्योंकि cos 1 की क्या वैल्यू होगी, आई एम रियली सॉरी, ये cos 1 की वैल्यू मुझे यहाँ दिख रही है, ये जो है स्टूडेंट्स ये है आपका cos 1, क्या आपको रियलाइज हो रहा है? ये जो पॉइंट है ये आपका क्या है स्टूडेंट्स cos 1। सर अगर इस वैल्यू को ध्यान से देखा जाए, डॉटेड लाइन में आपके लिए हटा देता हूं सर, ये है cos 1 की वैल्यू। तो कैन यू टेल मी cos ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.1, cos ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.3, cos ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.9, इन सब की वैल्यू क्या होगी cos 1 के इक्वल। तो सर 1 से लेके 2 तक के बीच की वैल्यू यही होगी, एक्सेप्ट 2, क्योंकि 2 पर वो कुछ और हो जाएगा। वो कितना हो जाएगा सर? वो हो जाएगा cos 2। और cos 2 कितना होता है सर? अगर मैंने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की तो ये होता है cos 2। तो क्या आपको सेंस डेवलप हो रहा है स्टूडेंट्स की ग्राफ कैसा बनेगा? जैसे 3 होता है तो 3 पे ये वैल्यू होती है, तो 3 से 4 तक ये वैल्यू चलेगी। सर 4 पे कितना होता है? 4 पे सर ये इतना होता है, तो 4 से 5 तक ये वैल्यू चल रही होगी। आई होप आपको समझ आ रही है चीज़। सर 5 पे कितना होता है? ये होता है, तो 5 से 6 तक ये वाली वैल्यू चल रही होगी। सर 6 पे कितना होता है सर? ये, तो 6 से 2 पाई तक ये वाली वैल्यू चल रही होगी, और 2 पाई पर यही वैल्यू होगी। तो 2 पाई पर मैंने डार्क सर्कल बनाया। क्या आपको ये बात समझ आई स्टूडेंट्स? हमने क्या किया, मैं बड़ी आसान सी बात कह रहा हूँ, 0 से 1 तक वैल्यू सेम होगी, क्योंकि 0 से 1 तक की सारी वैल्यूज का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 ही होता है, तो वो cos 0 के इक्वल होगा। 1 से 2 तक cos 1, 2 से 3 तक cos 2, 3 से 4 तक cos 3, 4 से 5 तक cos 4, 5 से 6 तक cos 5, और 6 से 2 पाई तक, क्योंकि 7 तो और आगे है, तो 6 से 2 पाई तक का सब का, इवन 2 पाई का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है 6, तो वो जाएगा cos 6। तो ये जो वैल्यूज है स्टूडेंट्स, जैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे, ये जो वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज क्या होंगी? अगर आपसे इस फंक्शन की रेंज पूछी जाती तो आप क्या लिखते? सर मुझे जो समझ आ रहा है वो क्या सर, पहले तो ये 1 जो है ये किसके इक्वल है? ये आपका पॉइंट है cos 0, है ना। ये पॉइंट कितना है सर? ये है आपका पॉइंट cos 1। आई होप आपको दिख रहा होगा। सर ये पॉइंट कितना है? सर ये पॉइंट है आपका cos 2, है ना। इस पॉइंट को मैं क्या लिख दूंगा आपके लिए? cos 2, है ना। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो ये कितना है सर? ये पॉइंट है आपका cos 3, जो कि यहाँ कहीं होगा, मैं यही लिख देता हूँ, ये पॉइंट है आपका cos 3। सिमिलरली एक और पॉइंट होगा cos 2 और cos 3 के बीच में, जो कि कितना होगा सर? वो होगा cos 4। आई होप ये बातें आपको बहुत ज़्यादा बॉदर नहीं कर रही है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं कर रही है, राइट। cos 5 क्या होगा सर? ये जो पॉइंट होगा ये पॉइंट रहा होगा cos 5, है ना। एंड सिमिलरली अगर मैं cos 6 बनाऊँ तो cos 1 के नीचे होगा, और यहाँ कहीं क्या होगा स्टूडेंट्स? वो होगा cos ऑफ 6। ऑब्वियसली वो ऊपर नीचे होगा क्योंकि एक साइक्लिक फंक्शन है, बट इस तरीके से चीजें हो रही हैं। ऑरेंज वाला पार्ट बस वैल्यूज मैंने आपको बताई हैं, हालांकि जो ग्राफ बनेगा वो बस ये व्हाइट लाइंस जो बन रही है स्टूडेंट्स, ये आपका cos ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का ग्राफ होगा 0 से 2 पाई के बीच में। आई होप ये एक आसान सा क्वेश्चन था, एंड आई एम वेरी श्योर आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने इसे ऐसे वर्कआउट किया होगा, इसका ग्राफ अब फाइनली ऐसे बना लिया होगा, अगर आपने सारे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स के लेक्चर्स अच्छे से अटेंड किए हैं तो। आई होप अब कोई डाउट नहीं इन सारी चीज़ों को लेकर। तो आई बिलीव चारों ही क्वेश्चन अच्छे से आपको क्लियर हुए और इनमें कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी डाउट नहीं है, कोई क्वेरी, कोई कंसर्न क्लियरली नहीं है ना। हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर, मॉड और सबसे डील करना सीखा, और हमने समझा कि इसे कैसे सोचा जाता है। विद दैट स्टूडेंट्स कुछ और क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, थोड़ी और क्लैरिटी, थोड़ी और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे। एक शानदार सा क्वेश्चन आपके सामने, वो क्या बोल रहा है सर? बोल रहा है ग्राफ ड्रॉ करिए f ऑफ x, क्या है सर? साइन ऑफ मॉड ऑफ x, बशर्ते x जो है सर वो -2 पाई से 2 पाई तक है। सर सारी बातें भूल जाते हैं, मुझे तो जो पता है वो ये पता है सर कि साइन ऑफ मॉड ऑफ x का ग्राफ, क्या आपको याद आ रहा है स्टूडेंट्स? अगर मुझे f ऑफ x का ग्राफ दे दिया जाए, f ऑफ x का ग्राफ दे दिया जाए, तो f ऑफ मॉड ऑफ x का ग्राफ कैसे बनाते हैं? सर हमने सीखा है कि सर f ऑफ x में चाहे वो -x के लिए एग्जिस्ट करे या +x के लिए, मॉड x लगाते ही -x की भी वैल्यू वही होगी मॉड x, और +x की भी वैल्यू वही होगी मॉड x, यानी -x भी x की तरह बिहेव करेगा, और +x तो x की तरह बिहेव करता ही है, यानी -x x की तरह बिहेव करेगा। मेरी आई होप लैंग्वेज आपको समझ आ रही है। और अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं ये कहूँगा सर कि आप x की पॉजिटिव साइड, यानी y एक्सिस के राइट हैंड साइड का जो ग्राफ है उसे वहीं ऐसा कैसा रहने दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड वाला ग्राफ हटा दीजिए, और जो राइट हैंड साइड वाला ग्राफ है उसको मिरर करके यहाँ पे रेप्लिकेट कर दीजिए। क्या आपको ये लैंग्वेज समझ आई स्टूडेंट्स? बड़ा सिंपल सा हमारा
स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। क्या सर? पहला तो क्या कि आप ग्राफ जो बना रहे हो उसमें y एक्सिस के राइट हैंड साइड वाला मतलब x एक्सिस के पॉजिटिव साइड वाला, क्योंकि मॉड x कैसे बिहेव करेगा सर? मॉड x प्लस x की तरह ही बिहेव करेगा। यहाँ पे x की दोनों वैल्यूज वाजिब थी, प्लस x और माइनस x दोनों, लेकिन जो माइनस x वाली वैल्यूज के लिए जिसका ग्राफ एग्जिस्ट किया करता था, अब वो हमारा मॉड x की वजह से सिर्फ प्लस x में ही कन्वर्ट हो जाएगा, यानी x की नेगेटिव वैल्यूज के लिए भी वो पॉजिटिव वैल्यूज की तरह ही बिहेव करेगा, क्योंकि आपने उसके ऊपर मॉड लगा दिया है। आपको ये बात समझ आ रही होगी आई बिलीव स्टूडेंट्स, मतलब जो प्लस 2 के लिए वैल्यू होगी वही -2 के लिए भी होगी, क्योंकि +2 का मॉड भी +2 होता है, -2 का मॉड भी +2 ही होता है। और अगर इस कहानी को आगे बढ़ाएं तो कहानी बड़ी सिंपल सी है कि y एक्सिस के राइट हैंड साइड वाला ग्राफ रखिए, लेफ्ट हैंड साइड वाला हटा दीजिए, मतलब x एक्सिस के पॉजिटिव साइड वाला ग्राफ रखिए। दूसरी चीज स्टूडेंट्स कि जो आपने नेगेटिव साइड वाला ग्राफ हटाया है, बस उसको हटा के y एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो पॉजिटिव साइड वाला ग्राफ है उसको मिरर कर दीजिए। बड़ी आसान सी बात आपसे कही है स्टूडेंट्स, इसी बात को समझने की कोशिश करते हैं इस कॉन्टेक्स्ट में जो हम सॉल्व करेंगे। किस क्वेश्चन को स्टूडेंट्स? हम बनाना चाह रहे हैं साइन ऑफ मॉड ऑफ x का ग्राफ, बट उससे पहले सर मैं तो साइन ऑफ x का ग्राफ बनाता हूं ताकि मेरी कहानी सिंप्लीफाइड रहे। और वो कहां से कहां तक बनाना है सर? वो बनाना है कहां से कहां तक सर? वो बनाना है हमें -2π से 2π तक, है ना। तो पहले मैं 0 से 2π तक बना देता हूं स्टूडेंट्स। तो 0 से 2π ये होता है 0 से π, और ये होता है π से 2π, है ना। सिमिलरली सर ऐसा का ऐसे ही इस तरफ भी चल रहा होता है, ये होता है 0 से -π, और ये होता है -π से 2π, -π से -2π। सर एक छोटा सा काम, ये आपका ग्राफ है -2π, -π, 0π, 2π, ये आपका ग्राफ होता है किसका सर? ये आपका ग्राफ है साइन एक्स का। सर अब आपको क्या चाहिए सर? हमें चाहिए किसका ग्राफ? साइन ऑफ मॉड ऑफ एक्स का। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा सर? उसके लिए हमें करना होगा कि ये जो ऑरेंज वाला पार्ट है हटा देना होगा, मतलब इसको हम हटा देंगे। आई होप आपको रियलाइज हो रहा है। मैं इसे बना रहने देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ये जो ग्राफ है स्टूडेंट्स, ये किसका ग्राफ था? साइन एक्स का। और ऑब्वियसली ये पॉइंट्स क्या थे स्टूडेंट्स? ये पॉइंट था ऑब्वियसली -2π, ये पॉइंट था -π, ये रहेगा 0, ये हो जाता है सर π, और ये होता है आपका 2π। सर अब अगर आपको कहा जाए कौन सा ग्राफ ड्रॉ करने को, अगर आपसे बोला जाए कि सर आप ग्राफ बना के बताइए f ऑफ मॉड ऑफ x का, यानी सर आपको ग्राफ बनाना है साइन ऑफ मॉड ऑफ x का। आई होप कहानी बहुत डिफिकल्ट नहीं है, कहानी बहुत प्रॉब्लमैटिक नहीं है, बस कहानी बड़ी सुलझी हुई सी है। सर क्या करना है अब सिर्फ इतनी सी चीज़ करना है कि इस तरफ का ग्राफ भूल जाइए, और ये जो y एक्सिस के राइट हैंड साइड वाला ग्राफ है, मतलब x एक्सिस की पॉजिटिव साइड पे जो बना हुआ है सर, उसको मिरर कर दीजिए, उसको मिरर कर दीजिए y एक्सिस के रिस्पेक्ट में। तो बस इसकी मिरर इमेज आपको ले लेनी है। तो ये ऑरेंज वाला पार्ट थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, और अगर इसकी मैंने मिरर इमेज करनी चाहिए तो 0 से π तक ये ऐसा हो जाएगा, और π से 2π तक, यानी -π से -2π तक ये कुछ ऐसा हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ रहा है। तो ये जो ग्राफ बन रहा है स्टूडेंट, जिसे मैं एक अलग कलर से हाईलाइट कर देता हूँ, कौन सा ग्राफ स्टूडेंट्स? बहुत ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो ग्राफ है स्टूडेंट्स, ये जो बन के निकल के आ रहा है -2π से 0 तक, और फिर वही सेम कर्वेचर 0 से 2π तक। ये जो ग्राफ बना है स्टूडेंट्स वाइट कलर से, ऑब्वियसली आई होप बहुत हद तक सिमेट्रिकल है, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज भी आपको समझ आ रही होगी। ये जो वाइट कलर वाला ग्राफ है, ये है आपका साइन ऑफ मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ। आई होप ये सेंस आपको डेवलप हो रहा है कि हम कैसे कर रहे हैं और ये कैसे चीज़ें सोच के आ रहे हैं और ये कैसे निकाली जा रही हैं, और ये बहुत डिफिकल्ट आई बिलीव आपको नहीं लग रहा है, और अब चीज़ें आपको ईजिली समझ आ रही हैं। और यहाँ तक आई बिलीव कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन या कोई भी क्वेरी नहीं है, और आप सोच पा रहे हैं। सर इसकी जगह अगर ग्राफ में कुछ ऐसे चेंजेस किए होते तो क्या करते? मतलब सर आपको मॉड तो यहाँ लगा दिया, बट सर तब क्या होता जब ऐसा होता? मान लो आपको अगेन ये दे दिया है y इज इक्वल टू साइन एक्स, लेकिन वो आपसे चाह रहे हैं ग्राफ बनवाना y इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स। सर इस केस में क्या करेंगे? आई होप अब आप सेंस डेवलप कर चुके हो कि सर साइन एक्स के ऊपर मॉड लगाना मतलब साइन एक्स को पॉजिटिव बना देना। सर साइन एक्स को पॉजिटिव बना देना मतलब क्या? सेम कहानी रिपीट करते हैं। मैं चाह रहा हूँ वापस कब से कब तक? फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स विच आर बिटवीन लेट्स से -2π से 2π। सेम वही कहानी रिपीट करना चाह रहा हूँ, लेकिन इस बार ग्राफ कुछ और बनेगा। तो ये कौन सा ग्राफ बनाना चाह रहे हैं? मान लेते हैं मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ है। सर इसे कैसे सोचेंगे? दिमाग लगाइए स्टूडेंट्स, इसे कैसे सोचना होगा। सेम कहानी फिर से रिपीट करते हैं, वही ग्राफ हम बनाते हैं। पहले हम साइन एक्स का ग्राफ बना लेते हैं। साइन एक्स का ग्राफ अगर मैंने 0 से 2π तक बनाया तो सर ये 0 से 2π तक ऐसा बनेगा, और -2π से 0 तक कैसा बनेगा सर? सर वो कुछ ऐसा सा बनता है ना। बहुत प्रॉपरली आई होप मैंने बना लिया है और आपको ये चीज़ें समझ आ रही हैं बिना किसी हेजिटेशन या डाउट के। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हैं। अलॉन्ग विद दैट अगर अब मैं चीज़ें समझना चाहूँ तो ये होता है साइन एक्स का ग्राफ। लेकिन सर इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम बड़ी छोटी सी है सर, कि जैसे ही आपने मॉड ऑफ साइन एक्स लगाया तो क्या आप मुझे सोच के बता सकते हैं कि मॉड लगाने से क्या हो जाए? सर मॉड लगाने से होगा कि जो साइन एक्स की नेगेटिव वैल्यूज़ हैं वो करेस्पॉन्डिंगली पॉजिटिव हो जाएंगी।
आई रिपीट माई स्टेटमेंट, जो साइन एक्स की नेगेटिव वैल्यूज है, कौन सी? वो वैल्यू सर जो वाई एक्सिस के नीचे वाली साइड है, नेगेटिव साइड पर है, यानी जो एक्स एक्सिस के नीचे है। मतलब कौन कौन सा हिस्सा है स्टूडेंट्स? में इस हिस्से की बात कर रहा हूँ। ये वाला प्रॉब्लम पार्ट है, जो ये वाला पार्ट है, ये एक नेगेटिव पार्ट है स्टूडेंट्स, ये एक नेगेटिव पार्ट है, तो ये वाला पार्ट हट जाएगा, ये वाला पार्ट हट जाएगा और इसका एग्जैक्ट रेप्लिका एक्स एक्सिस के ऊपर वाले हिस्से में बनेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि जहां जहां साइन एक्स नेगेटिव है वो पॉजिटिव होगा ना। आप खुद सोचो लॉजिकली स्टूडेंट्स की मॉड ऑफ साइन एक्स कैसे बिहेव करेगा। सर अगर मॉड ऑफ साइन एक्स है तो वो दो तरीकों से बिहेव करेगा सर। उसे आप साइन एक्स की ही लिखेंगे जब जब साइन एक्स क्या है सर, जब जब साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। लेकिन सर इसे आप माइनस साइन एक्स की तरह ट्रीट करेंगे जब जब आपका साइन एक्स नेगेटिव है। आई होप ये मॉड का प्रिंसिपल आपको समझ आता है। माइनस साइन एक्स मतलब नेगेटिव नहीं, जब साइन एक्स ऑलरेडी नेगेटिव है तो नेगेटिव ऑफ नेगेटिव क्या होगा? पॉजिटिव। मतलब ये जो नेगेटिव पार्ट है आप इसको भी ऊपर शिफ्ट कर देंगे, मतलब इस वाले हिस्से की, सिर्फ ये वाला हिस्सा, जो ये वाला पार्ट है जो वाई एक्सिस के नेगेटिव पार्ट पर है एंड एक्स एक्सिस के नीचे है, जितना जितना हिस्सा एक्स एक्सिस के नीचे है बस उसे उठाकर स्टूडेंट्स कहाँ शिफ्ट करेंगे? हम ऊपर शिफ्ट कर देंगे। उसका मिरर ले लेंगे, तो इसका मिरर लेंगे तो आई थिंक ये कुछ ऐसा सा बनेगा, और इसका मिरर लेंगे तो आई थिंक ये कुछ ऐसा सा बनेगा। मतलब अगर मैं पूरा ग्राफ बनाना चाहूँ तो ये जो ग्राफ है स्टूडेंट्स, ये पार्ट, फिर ये वाला पार्ट, फिर ये वाला पार्ट ऑब्वियसली, और फिर ये वाला पार्ट। ये जो ग्रीन कलर वाला पार्ट है, मतलब ये पॉइंट आपका रहा होगा -2 पाई, ये रहा होगा -पाई, ये 0, ये पाई और ये 2 पाई। ये जो चारों पॉइंट्स पर आपका ग्राफ बनेगा, जो ग्रीन कलर वाला ग्राफ है स्टूडेंट्स, ये आपका किसका ग्राफ है? ये आपका ग्राफ है मॉड ऑफ साइन एक्स का। आई होप इसको लेकर कोई कन्फ्यूजन नहीं है और यहाँ तक आपको कोई भी डाउट या क्वेरी या कंसर्न नहीं है, और ये चीज़ें आपको ईजिली समझ आई कि चीज़ें कैसे होती हैं, राइट। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, कुछ और क्वेश्चन ट्राई करेंगे, बट विद दैट आई होप यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है। हमने ये जो क्वेश्चन देखा इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ए, बी और सी जो आपने लास्ट लेक्चर में देखे थे वहाँ कोई डाउट नहीं है, और आप ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ बहुत ईजिली अच्छे से समझ पा रहे हैं विद दैट दिस क्वेश्चन तक, है ना। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और समझिए और मुझे बताइए कि क्या करना होगा। बिफोर आई ट्राई एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन, आई होप लास्ट क्वेश्चन में मैं हटना भूल गया था, बट मेरे सॉल्व करवाने से पहले आई होप ये क्वेश्चन आपने पहले खुद से भी ट्राई किया होगा। अगर मैं भूल जाता हूँ इन केस, तो आपका हमेशा मोटिव है, आपका हमेशा इंटेंट होना चाहिए कि आप पहले वीडियो पॉज करें, एक बार खुद से अटेम्प्ट करें और ट्राई करें। वही प्रोसेस, वही फिलॉसफी हम यहाँ अप्लाई करेंगे। मैं चाहूँगा कि मैं आपको स्किल्ड बनाऊँ, आपके अंदर वो डेवलप करूँ स्किल, आपके अंदर वो दक्षता लेकर आए। तो पहले आप एक बार इसे खुद से ट्राई करिए, होना है नहीं होना अलग बात है, बट ट्राई तो ज़रूर करिए, फिर हम इसे साथ में समझेंगे। तो एक बार खुद से ट्राई करिए स्टूडेंट्स। क्या आपने क्वेश्चन समझा और ट्राई किया कि इसे कैसे सोचा जा सकता है स्टूडेंट्स? अच्छा और एक इंटरेस्टिंग सा एक क्वेश्चन है जिसे समझना ज़रूरी है। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, वो आपसे ग्राफ ड्रॉ करवा रहे हैं सर, किस फंक्शन का? f of x is equals to greatest integer of mod of sin x plus mod of cos x, x belongs to r, where obviously this sign denotes the greatest integer function। सर काफ़ी ट्रिकी पार्ट है सर, अभी तक आप कैसे समझोगे, मतलब इसको कैसे ड्रॉ करोगे? आपके पास sin x होता है, आपके पास cos x होता है, इनका मॉड लेकर इन्हें ऐड किया और फिर उसका ग्रेट इंटीजर निकाला। सर कैसे सोचेंगे इस क्वेश्चन को? मैं कह रहा हूँ ज़्यादा टेंशन मत लो, बहुत ज़्यादा घबराने या लोड लेने की जरूरत नहीं है। ग्राफ बड़ा आसान सा है, ग्राफ बड़ा आसान सा इसलिए क्योंकि ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक फंक्शन है नहीं। मैं कह रहा हूँ इसको थोड़ा एक अलग तरीके से सोचते हैं, इस क्वेश्चन पर वापस आएंगे, बट पहले मैं एक अलग पार्ट को एक्सप्लोर करना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि आप मुझे बताओ कि मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स कैसे बिहेव करेगा। अगर हमने वो वर्कआउट कर लिया तो काफ़ी हद तक इस क्वेश्चन का ग्राफ बनाना आसान होगा। ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, मैं एक हिंट आपको देता हूँ, हिंट ये देता हूँ, सुनिएगा ध्यान से। सर मैं सारी बातें भूल जाता हूँ, अभी एक फंक्शन में ले लेता हूँ, लेट्स से कोई सा भी एक फंक्शन ले लेते हैं, लेट्स कॉल इट h ऑफ x, जिसे मैं कहता हूँ थोड़ी देर के लिए कि आपको याद है स्टूडेंट्स तीन बातें। अगर मेरे पास एक फंक्शन है लेट्स से sin x प्लस cos x, अभी फिलहाल हालांकि वो है मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स, बट ऐसे इन जनरल में आपसे बात करना चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये लिखा हुआ है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो आपको याद है स्टूडेंट्स हमने कुछ ऐसा सीखा था, अगर आपको कोई कुछ ऐसा कहता है कि a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स, अगर ये एक्सप्रेशन की आपको मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो आप बहुत इजीली निकाल सकते हो। हमने रेंज की बात करते वक्त ये डिस्कस किया था कि इस एक्सप्रेशन का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हमेशा ये होता है। क्यों होता है हम डिस्कस करेंगे डिटेल में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर, बट अभी सीधे से एज अ फैक्ट याद रखिए कि a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स हमेशा लाई करता है स्टूडेंट्स नेगेटिव ऑफ अंडर रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से हमेशा बड़ा होता है, और नेगेटिव ऑफ अंडर रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से ये हमेशा छोटा होता है। ये इस तरीके से बिहेव करता है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट्स। अब ऐसा कहने के पीछे मोटिव क्या है, इस बात को कहने का मतलब क्या है? सर क्या मैं h ऑफ x यानी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का पता कर सकता हूँ? बिल्कुल पता कर सकते हो सर, ये होता है आपका साइन एक्स और ये होता है कॉस एक्स। हालांकि हमें जाना कहीं और है, बट फिलहाल अगर मैं इसी को आपको समझाना चाहूँ तो इसके बारे में आप क्या कह सकते हो? सर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के बारे में अगर कोई मुझसे पूछता तो मैं कहता साइन एक्स का कोफिशिएंट 1 है और कॉस एक्स का भी कोफिशिएंट 1 है।
अगर साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों के कोफिशिएंट 1 1 ईच है तो सर यहाँ पे क्या लिखेंगे इसका मिनिमम वैल्यू, नेगेटिव ऑफ अंडर रूट ओवर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट्स कितना 2, तो नेगेटिव अंडर रूट 2 से हमेशा बड़ा होगा और पॉजिटिव अंडर रूट 2 से हमेशा छोटा होगा। सर इस बात में और इस बात में क्या रिलेशन, इस बात में और इस बात में रिलेशन है स्टूडेंट्स कि अगर मैं एक नया फंक्शन बना था, नया फंक्शन कैसा बना था, एच ऑफ एक्स जो था मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स, सर तब आप क्या करते, तब आप कैसे निकालते, तो एक थॉट तो ये होता है कि इसके थ्रू भी सोचा जा सकता है, बट अगर ऐसे नहीं आ रहा है तो मान लो हमारा एच ऑफ एक्स एक फंक्शन है, बहुत ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, एच ऑफ एक्स एक फंक्शन है आपका, है ना, जो कि क्या है सर, जो कि है मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स। अब मेरा सजेशन है आपको कि सर ये मॉड लगने से चीज़ें बिगड़ गई है ना, मॉड लगने से चीज़ें उतनी आसान नहीं रही। मैं एक सलाह आपको देता हूँ कि एक काम करिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। सर अगर दोनों तरफ स्क्वायर किया तो क्या होगा, जैसे मान लो इस तरफ भी स्क्वायर किया तो ये कुछ हो जाएगा, इस तरफ स्क्वायर किया तो ये कुछ ऐसा सा हो जाएगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, अब जैसे स्क्वायर किया तो ये आप किसका निकाल रहे हो वैल्यू, आप निकाल रहे हो एच ऑफ एक्स का स्क्वायर। मैं इसे एच स्क्वायर एक्स लिख देता हूँ, आई होप इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। इस तरफ देखो ये हो जा रहा है ए प्लस बी होल स्क्वायर, है ना, तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आई होप यू रियलाइज साइन के मॉड का स्क्वायर करो या साइन का स्क्वायर करो एक ही बात है, क्योंकि मॉड भी पॉजिटिव बनाएगा और स्क्वायर भी पॉजिटिव बनाएगा, तो मॉड एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली कॉस एक्स के मॉड का स्क्वायर करना डज नॉट मेक एनी सेंस, क्योंकि मॉड भी पॉजिटिव बनाता है, स्क्वायर भी पॉजिटिव ही बनाता है, तो आप स्क्वायर लगाकर ही उसका काम लिख सकते हो, यहाँ पर मॉड लगाने की जरूरत नहीं। प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और 2ab कितना होगा सर, वो हो जाएगा 2 टाइम्स मॉड ऑफ कितना स्टूडेंट्स, वो हो जाएगा साइन एक्स इंटू मॉड ऑफ कॉस एक्स। आई होप आपको ये बात समझ आई। तो ये कुछ कहानी ऐसी चली आ रही है। बड़ी आसान सी बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स, क्या आपको ये प्रॉपर्टी भी याद है कि दो वैल्यूज को मॉड लेके मल्टीप्लाई करो या उन दोनों को मल्टीप्लाई करके मॉड ले लो, साइन हटना तय है, उसका साइन पॉजिटिव होना तय है, या तो उनको पहले पॉजिटिव बना दो फिर मल्टीप्लाई कर दो तो समथिंग पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, न्यूमेरिकली तो वही रहेगा ना, या फिर सर उनको पहले मल्टीप्लाई कर दो, समथिंग पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव और समथिंग पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, समथिंग नेगेटिव इंटू पॉजिटिव और नेगेटिव इंटू नेगेटिव, जो भी साइन आता है फिर उसका मॉड ले लो तो वो पॉजिटिव बन जाना है। तो एक ही बात है सर, मॉड लेकर प्रोडक्ट लेना या प्रोडक्ट लेकर मॉड लेना डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। यानी मैं इस एच स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकता हूँ सर, आई होप आपको ये आइडेंटिटी क्लिक हुई होगी कि सर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है स्टूडेंट्स, ये एक्सप्रेशन एज इट इज कितना हो जाएगा सर, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हो जाएगी 1, और क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिएगा, मॉड ऑफ 2 टाइम्स साइन एक्स कॉस एक्स। ऐसा क्यों किया सर, ऐसा करने का एक बड़ा सिंपल सा मोटिव था, एक बड़ा सिंपल सा इंटेंट था। इंटेंट ये था स्टूडेंट्स कि जब ये 2 साइन एक्स कॉस एक्स लिखा तो एक हमारा फॉर्मूला बन जाता है जिसे आप पढ़ेंगे कि 2 साइन एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन 2x, यानी साइन 2x का एक फॉर्मूला होता है स्टूडेंट जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ते वक्त पढ़ेंगे, बट फिलहाल इससे सिर्फ ऐसे याद रख लीजिए कि ये फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है स्टूडेंट्स की साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा कॉस थीटा, सॉरी इट इज 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा। इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, अभी फिलहाल बस एज अ फॉर्मूला आप याद रखिए। तो यही बात मुझे यहाँ दिख रही है, मुझे क्या दिख रहा है, मुझे दिख रहा है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो मैं क्या लिख लूँगा ऐसे साइन 2 थीटा, यानी आपका सर जो एच स्क्वायर एक्स आ रहा है, सर जो आपका एच स्क्वायर एक्स आ रहा है वो हो रहा है 1 प्लस ये कितना हो जा रहा है मॉड ऑफ साइन 2x। अब ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों निकाला, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ। मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि एच स्क्वायर एक्स की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, सोच के बताओ सर। 1 में कोई मॉड यानी कोई पॉजिटिव वैल्यू आप ऐड कर रहे हो, कोई नॉन नेगेटिव वैल्यू आप ऐड कर रहे हो, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है सर, इसकी मिनिमम वैल्यू होगी 0, क्योंकि जब साइन एक्स जब 0 होगा तो साइन 2x भी कितना हो जाएगा 0, और 0 का मॉड होगा 0। मतलब मैं एक छोटा सा कंक्लूजन आपको देना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स, छोटा सा कंक्लूजन क्या है कि सर जो आपका एच स्क्वायर एक्स है, तो एच स्क्वायर एक्स की मिनिमम वैल्यू हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, दिमाग लगाइए सोचिए। एच स्क्वायर एक्स की मिनिमम वैल्यू ऑब्वियसली सर 1 होगी, क्योंकि सोच के देखो ये हो जाएगा 0, तो 0 + 1 1, तो मिनिमम वैल्यू इज गोइंग टू बी 1। बड़ी सिंपल सी बात आपसे मैं कहना चाह रहा हूँ, राइट। तो इसकी मिनिमम वैल्यू हम लिखेंगे 1, जो कि मैं लिखूंगा यहाँ पर, तो ये हो जा रहा है कितना 1। अब आगे देखो स्टूडेंट्स, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी जाएगी, सोच के देखो स्टूडेंट्स, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी सर, ये है 1, ये भी मैक्सिमम कितना होगा 1, क्योंकि साइन एक्स एटमोस्ट कितना जाता है 1 तक, तो अगर ये 1 है, आई होप यू आर रियलाइजिंग साइन एक्स -1 तक भी जाता है, लेकिन -1 का मॉड क्या हो जाएगा 1। तो मैं कह रहा था कि साइन एक्स का जब आप मॉड ले लेते हैं, साइन 2x का भी मॉड ले लेते हैं, तो उसका मिनिमा 0 पर मिलेगा, क्योंकि हमेशा एक अपनी नॉन नेगेटिव वैल्यू होगा, राइट। साइन 2x का मैक्सिमा क्या होगा सर 1, क्योंकि 1 का मॉड 1 होता है, वही सबसे बड़ी पॉसिबल वैल्यू है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी देखें आप। तो मैं कहना चाह रहा हूँ एच स्क्वायर एक्स मैक्सिमम जो होगा वो होगा 1 + 1 दैट्स 2। अगर एच स्क्वायर एक्स 1 से 2 के बीच लाई करता है और अगर मैं तीनों तरफ अंडर रूट ले लूँ तो कैन यू टेल मी कि सर एच एक्स कहाँ से होगा, सर एच एक्स 1 का अंडर रूट 1 होता है, अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2 होता है। यानी आप कहना चाह रहे हो कि सर ये जो एच ऑफ एक्स है,
एच ऑफ एक्स है वो 1 से लेकर कहाँ तक सर, √2 यानी 1.414 यानी 1.4 तक लाई करता है। मैं ऐसा क्यों कहना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि एच ऑफ एक्स एग्जैक्टली है क्या सर, एच ऑफ एक्स कुछ नहीं है, एच ऑफ एक्स है आपका मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस मॉड ऑफ cos x, और आप कह रहे हो सर ये जो वैल्यू है 1 से 1.4 तक लाई करती है। तो कैन यू टेल मी स्टूडेंट्स कि अगर ये 1 से 1.4 तक लाई करती है तो इस एक्सप्रेशन पर अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर अप्लाई कर दूं, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस मॉड ऑफ cos x, तो आप मुझे बता सकते हो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स। ये बड़ी सिंपल सी बात है, सोच के देखो स्टूडेंट्स, अगर कोई वैल्यू 1 से 1.4 के बीच में है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर डेफिनेटली 1 होगा, और जैसे ही ये 1 हुआ, क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये क्वेश्चन कितना इजी हो गया, ये क्वेश्चन कितना आसान हो गया और कितना सिंपल सा क्वेश्चन बन गया है। आपको रियलाइज हो रहा है स्टूडेंट्स, बड़ी आसान सी बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि सर जो क्वेश्चन वो आपको कह रहा है वो क्वेश्चन एक्चुअली है ही नहीं, वो क्वेश्चन तो है, देखो मैं इसको फिर से लिखता हूँ, वो क्वेश्चन है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। क्या आपको बात समझ आ रही है? वो 1 का ग्राफ ड्रॉ करवा रहा है फॉर ऑल एक्स belonging to all the real numbers. So this is your actual question. Did you understand this? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो अंदर वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर वाला पार्ट है, वो हमेशा 1 से 1.4 के बीच लाई करता है, और 1 से 1.4 के बीच लाई करने वाले सारे नंबर्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? 1। तो इनडायरेक्टली वो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। एंड डू यू रियलाइज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 मतलब क्या? एक कांस्टेंट फंक्शन। और क्या हमें कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते आता है? आई होप सिखाने की जरूरत नहीं है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 यानी एक कांस्टेंट फंक्शन, और कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ याद करिए स्टूडेंट्स कैसा होता है। फिर जहां तक मुझे याद है बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, ये आपका वाई एक्सिस होगा या आपका एक्स एक्सिस होगा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 मतलब y की वैल्यू हमेशा 1 है। तो सर आप कहेंगे एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन जो कहाँ से पास होती होगी? जो 0,1 से पास होती है, क्योंकि हमेशा एक्स एक्सिस से कितनी डिस्टेंस मेंटेन करेगा? 1। और इसी का तो मतलब ये जो लाइन आपने ड्रॉ की एक्स एक्सिस के पैरेलल, ये आपका एक्स एक्सिस है स्टूडेंट्स, ये क्लियरली आपका वाई एक्सिस है। तो ये जो लाइन है ये है y इज इक्वल टू 1, या फिर आप इसे कह सकते हो क्या? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, क्योंकि सर ये कांस्टेंट फंक्शन है, irrespective of the value of x, it is always maintaining its value as 1. Do you realize that? सर x की कुछ भी वैल्यू, x की वैल्यू 0.5 हो, 0.9 हो, 3, 7, 8, -1, 0 कुछ भी हो सर, ये इंडिपेंडेंट है x से, क्योंकि f of x 1 है, वो एक कांस्टेंट वैल्यू है। और अगर ये कांस्टेंट वैल्यू है स्टूडेंट्स तो ये हमेशा ही 1 होगा। मतलब ये क्वेश्चन उतना ट्रिकी था ही नहीं, उतना घबराने की जरूरत नहीं थी, यहाँ इतना सोचने की जरूरत नहीं थी कि सर कैसे बनाएंगे साइन एक्स, फिर कॉस एक्स, फिर उनके मॉड, फिर उनका समेशन, फिर उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो हर बार चीज़ें इतनी घुमा के नहीं सोचनी है ना, ये चीज़ें इतनी आसानी से भी वर्कआउट की जा सकती है, और कुछ क्वेश्चन सच में इतने आसान होते हैं। आपको रियलाइज हो रहा है स्टूडेंट्स, मैं बार बार कह रहा हूँ IIT मेंस और एडवांस इज नॉट एन एग्जामिनेशन जहाँ पे बहुत लेंदी, बहुत टफ, बहुत डिफिकल्ट, बहुत ज़्यादा मतलब अजीब से क्वेश्चंस पूछे जाएं। ये एग्जाम है आपके ब्रेन के थॉट प्रोसेस को चैलेंज करने की, जहाँ पे आपने अगर सारे कंसेप्ट सीखे हैं तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ दिमाग लगा के आपको आंसर वर्कआउट करना होगा, और वही सारी चीज़ें हम अलग अलग तरीक़ों से सीख रहे हैं। सो डिड यू ऑल अंडरस्टैंड कि ये क्वेश्चन उतना लेंदी, उतना टफ, उतना डिफिकल्ट क्वेश्चन था ही नहीं। अगर ये सारे बेसिक्स कंसेप्ट पता है स्टूडेंट्स तो इसे ईजिली सोचा जा सकता है या सोचा जा सकता था। आई बिलीव यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दैट नाउ, है ना। थोड़ा और अगर मैं इस फंक्शन को समझूँ, थोड़ा और अगर इस पर्टिकुलर चैप्टर को हम एक्सप्लोर करें तो एक और ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सर ये कह रहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ln ऑफ मॉड एक्स। सर एक्स पे भी मॉड लगा दिया और ln एक्स पर भी मॉड लगा दिया। अब कैसे करेंगे? एक बार आप ट्राई करिए, फिर हम साथ में देखेंगे। जल्दी से ट्राई करिए स्टूडेंट्स। देखो इसकी डेफिनेशन बताते हुए उसने एक और इंटरेस्टिंग सी बात कही कि सर आपका आर ना 0 नहीं हो सकता। बताओ ऐसा क्यों बोला? सोच के बताओ स्टूडेंट्स। सर हमने जो सीखा है इस सारी कहानी को थोड़ी देर के लिए हटाते हैं। इस सारी कहानी को थोड़ी देर के लिए हटा के मैं तो बस ये जानता हूँ सर कि जब भी आप log x लेते हो सर, तो आप log x को डिफाइंड ही उसके लिए रखते हो कि सर x जो है वो ग्रेटर देन 0, मतलब x नेगेटिव भी नहीं हो सकता सर, 0 होना तो बहुत दूर की बात है। तो आप ऐसा कहते हो सर। लेकिन जैसे ही आपने log के ऊपर मॉड लगा दिया, जैसे ही log में x के ऊपर मॉड लगा दिया, तो मॉड लगाने से क्या हो गया? अब मॉड लगाने से प्रॉब्लम दूर हो गई ना, 0 की प्रॉब्लम दूर नहीं हुई, लेकिन सर अब नेगेटिव वैल्यू रखा है पॉजिटिव। मॉड ऑफ नेगेटिव और मॉड ऑफ पॉजिटिव इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ पॉजिटिव वैल्यू, मतलब दिस विल बी
डिफाइनेबल, मतलब इसकी डेफिनेशन एग्जिस्ट करेगी फॉर एनी एक्स। अब किसी भी एक्स की वैल्यू के लिए ये एग्जिस्ट करता है। बस सर एक ही प्रॉब्लम है, अभी भी जीरो तो नहीं रख सकते, क्योंकि जीरो का मॉड तो जीरो रहता है, लॉग जीरो डिफाइन रहता है। तो जीरो को छोड़ के आप कोई भी पॉजिटिव कोई भी नेगेटिव वैल्यू ले लो, क्योंकि आपने मॉड लगा दिया। और वो सिर्फ यहाँ कहानी रोक नहीं रहा है, वो आपको कहानी कहाँ तक लेके जा रहा है, इस फंक्शन पर। तो सर ये कैसे ड्रॉ करेंगे, मैं तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करेंगे स्टूडेंट्स, हम सारी चीज़ें फॉलो करेंगे एक एक करके। सर शुरुआत करते हैं लॉग एक्स के ग्राफ से, कि लॉग एक्स का ग्राफ कैसे बनता है। अगर मैं सीधा सीधा थॉट प्रोसेस डेवलप करूँ और अगर मैं आपको सिखाऊं या याद दिलाऊं स्टूडेंट्स की लॉग एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, तो याद करिए आपका वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस, और लॉग एक्स का ग्राफ बशर्ते मैं इस एजम्पशन पे काम कर रहा हूँ स्टूडेंट्स कि लॉग एक्स का ग्राफ तब है, ये y इज इक्वल टू लॉग एक्स तब है जब इसका जो बेस होता है स्टूडेंट्स वो क्या है, ग्रेटर देन 1। ऑब्वियसली लेस देन 1 होता तो क्या होगा हम सोच लेंगे, बट फिलहाल मैं इस एजम्पशन पे काम कर रहा हूँ कि इस सिनेरियो में ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ को कैसे सोचना होगा। अब सर अगर ऐसा सोचना है तो मुझे पहले तो ये बताइए कि अगर सर मॉड एक्स लगा देते हैं तो क्या होता है, और मॉड ऑफ एल एन एक्स ले लेते हैं तो क्या होता है। सर पहले तो हम मॉड एक्स लगाते हैं। सर मॉड एक्स लगाने से ये हो जाता है कि ये ग्राफ एज इट इज रेप्लिकेट हो जाता है। याद करो स्टूडेंट्स, हमने अभी सीखा कि जब आप मॉड एक्स लगा रहे हो तो इसकी दो डेफिनेशंस होती हैं। क्या सर? सर ये होता है एक्स फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और ये हो जाता है माइनस एक्स फॉर ऑल एक्स विच आर नेगेटिव। तो सर अगर एक्स नेगेटिव है तो ये माइनस ऑफ माइनस एक्स हो जाता है, मतलब ये क्या हो जाता है, नेगेटिव ऑफ नेगेटिव वैल्यू, यानी एक पॉजिटिव वैल्यू जनरेट करेगा और यहाँ पे भी पॉजिटिव वैल्यू जनरेट करेगा। मतलब मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूँ कि जो +2 की वैल्यू होगी वही -2 की भी वैल्यू होगी, क्योंकि +2 का मॉड और -2 का मॉड सेम होगा। मतलब आपसे मैं कहना चाह रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, जैसे ही आपने लॉग ऑफ मॉड एक्स ले लिया तो डू यू रियलाइज लॉग ऑफ मॉड ऑफ 2 विल बी इक्वल टू लॉग ऑफ माइनस ऑफ मॉड 2, यानी एक इवन फंक्शन की तरह बिहेव कर रहा है। लॉग एक्स और लॉग ऑफ माइनस एक्स इक्वल है, और इवन फंक्शन हमेशा वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल होते हैं। यानी आप ये कहना चाह रहे हो सर कि लॉग एक्स का ग्राफ बनाओ, और अगर लॉग ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ बनाना है तो वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में इसको मिरर कर दो। बिल्कुल सही, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। तो अगर इसी बात को मैं आपको डाइजेस्ट करवाना चाहूँ तो पहले तो मैं स्टूडेंट सिर्फ लॉग ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ बना रहा हूँ। मैं अभी सिर्फ लॉग ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ बना रहा हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, अगर आप लॉग ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ बनाना चाहते हैं तो कैसे सोचेंगे स्टूडेंट्स, दिमाग लगाइए। सर लॉग ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ बनाने के लिए मैं तो सिंपल सी थॉट प्रोसेस अप्लाई करता हूँ कि सर ये आपका होता है लॉग एक्स का ग्राफ। आपको क्या करना है, आपको इवन फंक्शन बनाना है, मतलब वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में इसको मिरर कर देना है। तो सर जैसे ही आप वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में इसको मिरर करना चाहोगे तो आपका ग्राफ एज इट इज ऐसा मिरर हो जाएगा, है ना। तो ये किसका ग्राफ है सर, ये लॉग ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ है। ऐसा क्यों बनाया है सर आपने, ऐसा क्यों किया? सर सीधा सा रीज़न है, जैसे मान लो जो log 3 की वैल्यू होगी वही तो, मतलब ये ऑब्वियसली क्या है, ये है लेट्स से ये वैल्यू कितनी होगी, ये वैल्यू होगी स्टूडेंट्स 3। तो यहाँ पे क्या होगा, ये वो पॉइंट है 3, तो ये कितना है, ये है log ऑफ 3। आई होप आपको बात समझ आ रही है। सर लेट्स से ये कितना पॉइंट है, ये पॉइंट है -3, तो ये भी तो वही पॉइंट है, क्योंकि आप क्या ले रहे हो, आप ले रहे हो log ऑफ मॉड ऑफ -3 विच इज अगेन इक्वल टू log ऑफ 3। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड माय पॉइंट? तो सिमेट्रिकली ये चलेगा, एक्स एक्सिस की नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू के लिए वाई सिमेट्रिकली वही वैल्यू जनरेट करेगा। आई होप आपको बात डाइजेस्ट हो रही है। जैसे अगर मैं ले लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल 0.8, तो जो वैल्यू 0.8 पर है वही वैल्यू -0.8 पर भी तो होगी, क्योंकि सर 0.8 हो या -0.8 हो, आई होप कुछ भी हो, मतलब अगर ये -0.8 है और ये है लेट्स से 0.8, तो दोनों पे जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी सर, वो होगी log ऑफ, या तो आप ले लो मॉड ऑफ 0.8, या फिर इस तरफ से लेते तो क्या होता, वो होता log ऑफ मॉड ऑफ -0.8। तो डू यू अंडरस्टैंड कि ये कैसे वर्कआउट हो रहा है, कैसे चीज़ें हो रही है? तो बिल्कुल सिमेट्रिकल बनाता है। बट कहानी अभी खत्म नहीं हुई है सर, अभी तो आप बनाया आपने लॉग ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ। तो एक छोटा सा सजेशन स्टूडेंट्स की लॉग ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ कैसे बन रहा है सर। लॉग ऑफ मॉड एक्स के ग्राफ को अगर मैं कॉम्प्लिकेशन से बनाना चाहूँ, थोड़ा कॉम्प्लिकेट ना दिखने दूँ, तो अभी तक जो मुझे समझ आया सर कि पहले तो कुछ ऐसा पार्ट बन रहा था और फिर वो नीचे कंटिन्यू हुआ कुछ ऐसा सा, सेम कहानी यहाँ से कंटिन्यू होते होते फिर वो ऊपर चली गई। आई होप सिमेट्रिकल ही बना है, बहुत ज़्यादा तो मैं सिमेट्रिकली उसे नहीं ड्रॉ कर पाया हूँ, बट अगर मैं फिर से थोड़ा सिमेट्रिकली बनाऊँ तो ये कुछ ऐसा थोड़ा दूर सा बन जा रहा है वो स्टूडेंट्स, है ना, और ये कुछ ऐसा सा बन जा रहा है। आई होप बहुत हद तक सेम है। अब एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन स्टूडेंट्स की, अगर ये ग्राफ है, अगर सर ये ग्राफ है लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स का, तो सर आपको लॉग ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ नहीं बनाना है, आपको ग्राफ बनाना है सर किसका, आपको बनाना है मॉड ऑफ लॉग ऑफ एक्स का। किसी भी फंक्शन पे मॉड लगा दिया मतलब उसकी नेगेटिव वैल्यूज बनने से रोक दी। क्या आपको ये बात समझ आई? और जब जब उसकी नेगेटिव वैल्यूज बन रही थी, मतलब जब जब वो एक्स एक्सिस के नीचे जा रहा है, जिस जिस दौरान वो एक्स एक्सिस के नीचे जा रहा है, उसका ग्राफ
जब जब एक्स एक्सिस के नीचे जा रहा है, मतलब वाई एक्सिस के नेगेटिव पार्ट पे जा रहा है, उसका मिरर बना देना एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, यानी उसको एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में रेप्लिकेट कर देना। कौन सा वाला हिस्सा? नेगेटिव वाला पार्ट, क्योंकि आपने मॉड ऑफ लॉग ऑफ मॉड एक्स ले लिया ना, तो जहां जहां ये नेगेटिव हो रहा था, अब मॉड लगा देने से वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। आई होप आपको ये बात समझ आ रही होगी कि इसको मैं कैसे ओपन करूंगा। सर मॉड ऑफ लॉग ऑफ मॉड एक्स है, ये दो तरीकों से ओपन होगा सर। इसकी दो डेफिनेशन होगी, एक तो क्या होगी, एक तो ये होगा लॉग ऑफ मॉड एक्स, और ये क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ लॉग ऑफ मॉड एक्स। ये कब होगा सर? ये तब होगा जब लॉग मॉड ऑफ एक्स क्या था सर? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। और ये कब होगा सर? ये तब होगा जब आपका लॉग ऑफ मॉड एक्स जो है वो नेगेटिव होगा। तो सर जब जब ये नेगेटिव है, अब इसको पॉजिटिव बनाने के लिए इसको नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसकी एग्जैक्ट, ये जो नेगेटिव पार्ट है इसकी एग्जैक्ट पॉजिटिव रेप्लिका क्रिएट होगा, लेकिन वो वाई एक्सिस की पॉजिटिव साइड रिफ्लेक्ट होगा। मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हो कि ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, जो नीचे वाला पार्ट है, जो एक्स एक्सिस के नीचे है, जो वाई एक्सिस के नेगेटिव साइड पर है, इसकी मिरर इमेज बनी चाहिए। तो अगर इसकी मिरर इमेज बनाऊं तो कहना है से ये एक मिरर इमेज बनेगी, और इसकी मिरर इमेज बनाओ तो ये एक मिरर इमेज बनेगी। मतलब ओवरऑल आपका जो फंक्शन बनना जो तय है वो क्या बनेगा स्टूडेंट्स? ये वाला पार्ट तो हट जाना है। कौन सा वाला पार्ट हट जाना है सर? ये वाला पार्ट तो बेशक अब हट जाना है, इसे तो आप हटा ही देंगे सर। और अब बचेगा क्या? ये ऊपर वाला हिस्सा। और अगर ऊपर वाले हिस्से को मैं प्रॉपरली हाईलाइट करके बताऊं आपको तो क्या फंक्शन बनना है वो सुनिएगा सर। ये आपका होता है लॉग एक्स, मतलब ये मॉड एक्स वाला पार्ट है लॉग ऑफ मॉड एक्स, और इसके कारण ये वाला क्या था आपका? लॉग एक्स। और ये जो दूसरा पार्ट रिफ्लेक्ट होकर आया है, ये जो पार्ट बन के आया है, किसकी वजह से आया? ये मॉड ऑफ लॉग एक्स की वजह से है। आई होप आपको ये बात समझ आ रही है। तो ये जो ग्राफ होगा स्टूडेंट से किसका ग्राफ होगा सर? ये ग्राफ होगा मॉड ऑफ लॉग ऑफ मॉड एक्स का। आई होप आपको दोनों बातें क्लियर हुई। क्या बातें कहीं स्टूडेंट्स? जब आपने एक्स के ऊपर मॉड लगाया, जब आपने एक्स के ऊपर मॉड लगाया तो आपने क्या स्टेप परफॉर्म की? आपने मिरर इमेज ली, मिरर इमेज ली आपने किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू व्हाट एक्सिस? विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। मतलब एक्स एक्सिस के पॉजिटिव वाले पार्ट की मिरर इमेज ले ली आपने विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, है ना। मिरर इमेज ऑफ द पॉजिटिव वाला पार्ट, एक्स का जो पॉजिटिव वाला पार्ट है उसका। देन जब लॉग के ऊपर मॉड लगा, मतलब एफ ऑफ एक्स के ऊपर मॉड लगा, मतलब वाई के ऊपर मॉड लगा, वाई के ऊपर मॉड लगा, मतलब अब ये जो नेगेटिव पार्ट है ये नेगेटिव नहीं हो सकता था, इसको पॉजिटिव बनाना था। तो उस केस में आपने जो सेकंड स्टेप परफॉर्म की, आपकी फर्स्ट स्टेप थी स्टूडेंट्स, जो सेकंड स्टेप आपने परफॉर्म की वो सेकंड स्टेप क्या थी सर? सेकंड स्टेप क्या रही होगी सर? उस केस में आपने मिरर इमेज ही ली वापस, है ना। लेकिन इस बार मिरर इमेज किसके लिए? आपने मिरर इमेज वाई के नेगेटिव पार्ट के लिए, है ना। आपने मिरर इमेज ली वाई एक्सिस के नेगेटिव पार्ट की, एंड ऑब्वियसली इस बार किसके रिस्पेक्ट में ली होगी सर? इस बार आपने ली थी वो किस रिस्पेक्ट में? आई एम रियली सॉरी, ये जो फर्स्ट स्टेप थी यहाँ पर आपने इसको वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में लिया था। ऑब्वियसली जब मॉड एक्स लगता है तो वो वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में होता है, और जब वाई के नेगेटिव पार्ट की इमेज ली तो वो आपने किसके रिस्पेक्ट में ली सर? वो आपने एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में ली। आई होप ये बात समझ आती है आपको। इसी बेसिस पे सर अगर मुझसे कोई पूछ रहा होता, मान लेते हैं अगर मुझसे किसी ने पूछा होता कि सर इसका ग्राफ कैसे बनेगा, अगर ये ए जो था अगर ये लेस देन 1 होता, अगर सर आपका ए जो है वो लेस देन 1 होता तब आप क्या करते? तो बड़ी आसान सी बात मैं कहना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स कि ए अगर लेस देन 1 होता तब क्या करते? सर सीधी सी बात है, अब सोचना ध्यान से स्टूडेंट्स कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे। सर अगर ए लेस देन 1 है तो ग्राफ कुछ ऐसा सा बनता, क्या आपको याद आ रहा है स्टूडेंट्स? अगर ए लेस देन 1 है तो ये भी लॉग एक्स का ही ग्राफ है स्टूडेंट्स, एट बेस ए फॉर ऑल ए विच आर बिटवीन 0 and 1, है ना। याद होगा स्टूडेंट्स हमेशा बेस 0 से तो बड़ा ही होता है, तो जब ए 0 से 1 के बीच हो तो आपका ये ग्राफ बनता है। आई होप आपको याद आ रहा होगा। इस केस में अगर आपसे कोई पूछता कि सर मॉड हम बाद में लगाएंगे, पहले हम सिर्फ एक्स पर मॉड लगाते हैं, तो लॉग ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ क्या होगा? तो सर अभी जस्ट डिस्कस किया, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में रेप्लिकेट कर दो। जैसे ही वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में रेप्लिकेट किया तो क्या हो जाने वाला है सर? आई होप कहानी आपको समझ आ रही है। वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में रेप्लिकेट करना मतलब आपने ग्राफ को कुछ ऐसा सा घुमा दिया। आई होप आपको समझ आ रहा है। तो ये किसका ग्राफ है स्टूडेंट्स? ये ग्राफ है। अब ये जो दोनों ग्राफ्स हैं अब ये है लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ। लेकिन सर हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए था मॉड ऑफ लॉग ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ। सर इस केस में क्या करेंगे? अब एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में इमेज लेंगे किसका? जो कि आपका y का नेगेटिव पार्ट है। y का नेगेटिव पार्ट मतलब ये पार्ट और इस पार्ट का इमेज लेंगे। तो इस पार्ट का इमेज लेंगे तो इस पार्ट का मिरर इमेज क्या हो जाएगा? ये अब आपको दिख रहा है। और इस पार्ट का मिरर इमेज क्या हो जाएगा? ये। मतलब ओवरऑल आपका ये जो नीचे वाला हिस्सा ये हट जाएगा, क्योंकि आप इसका मिरर इमेज लेते हो और इसे हटा देते हो, क्योंकि लॉग पर मॉड लगा देने से अब लॉग की नेगेटिव वैल्यूज तो आने से रही स्टूडेंट्स, तो ये आपका ओवरऑल अब फंक्शन दिखेगा। आई होप आपको ये बात समझ आई और यहाँ तक कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। तो चीज़ें कुछ ऐसी सी दिखेंगी। मतलब ये जो ग्राफ है, अगर मैं इसे और थोड़ा हाईलाइट करूँ आपके लिए, तो ये ग्राफ मुझे कुछ ऐसा सा दिखेगा। इस बार ऑब्वियसली चीज़ें थोड़ी बदल गई हैं कि वो कर्वी पार्ट अब जो है वो इधर गया है और ये इधर जा रहा है। सिमिलरली इसी का मिरर इमेज ये यहाँ आ रहा है और ये कर्वी पार्ट इधर जा रहा है।
है ना। और ये किसका ग्राफ है स्टूडेंट्स, ये भी मॉड ऑफ लॉग ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ है, बशर्ते कब, जब आपका जो बेस है स्टूडेंट्स वो 0 से 1 के बीच हो। आई होप ये बात आपको समझ आई, दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं। हमने दो चीज़ें देखी स्टूडेंट्स, एक तो सबसे ज़रूरी ये वाला फंक्शन, जब हम क्या करते हैं, जब हम करते हैं सर साइन एक्स और कॉस एक्स का मॉड लेकर उसका ग्रेडियंट फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन बन जा रहा था, तो हर बार चीज़ें उतनी टफ नहीं है जैसी वो दिखती हैं। दूसरी चीज़ सर, इस केस में तो हमने स्टैंडर्ड सा तरीका, ये स्टैंडर्ड से ग्राफ्स हैं जो हमने सीखे हैं और उन्हीं को ऑपरेट करके हम चीज़ें सोच सकते हैं। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ आई। एक बार इसे जल्दी से देख लीजिए और समझ लीजिए, और कोई कन्फ्यूजन हो तो चेक कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्विकली look at this expression everyone. With that students आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ें डिस्कस करते हैं, जल्दी से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, ध्यान से सुनते जाइए। आई होप ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आई हैं, इनमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। विद दैट अब फटाफट हम रिवाइज करेंगे स्टूडेंट्स सारे ग्राफ्स, क्योंकि बात वहीं से शुरू हुई थी और वहीं आकर कल्मिनेट हो गई, और इसी के साथ, इस पर्टिकुलर सेगमेंट के साथ हमारा लेक्चर एंड होगा और हमारा ये टॉपिक, रादर आई वुड से हमारा चैप्टर तो भी खत्म नहीं हो रहा है, चैप्टर पे भी काफ़ी सारी चीज़ें हमें डिस्कस करना बाकी हैं। जैसे हम डिस्कस करेंगे MCQs, हम काफ़ी सारे PYQs करेंगे, और इस तरीके से अभी हम इस चैप्टर को और बहुत सारे क्वेश्चंस और एग्जाम्पल्स के साथ कंसोलिडेट करेंगे। अभी हम MCQs काफ़ी सारे करने वाले, ऑलमोस्ट 40 to 50 MCQs सॉल्व करेंगे। देन हम काफ़ी सारे PYQs करेंगे, तकरीबन 30 to 40, आई थिंक 50 के अराउंड हम PYQs भी करेंगे, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, और फिर हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर इस चीज़ को समझेंगे कि फंक्शंस के ग्राफ्स हमने जो शुरुआत की थी उसी चीज़ के साथ इस थ्योरेटिकल कंसेप्ट को कंप्लीट करेंगे। तो शायद इस लेक्चर के साथ हम ये चैप्टर खत्म करने वाले हैं, बाकी ये चैप्टर में अभी भी MCQs और PYQs के लेक्चर्स आना बाकी हैं। यानी अब हमारी जो अभी तक की थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग हमने डेवलप की है, अब उसे अप्लाई करने का, फाइनली अब क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के थ्रू से कंसोलिडेट करके फाइनली कल्मिनेट करने का वक्त आ गया है। हालांकि भी काफ़ी सारे लेक्चर्स बाकी हैं एज फार एज कंसोलिडेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर थियोरेटिकल पार्ट इज कंसिडर्ड, बट अपार्ट फ्रॉम दैट अभी तक जितनी भी थ्योरी हमने डिस्कस की है, शायद ये वो आखिरी पार्ट है। तो शुरुआत से इसे अच्छे से समझते हैं, क्योंकि यही वो सबसे ज़रूरी चीज़ है जिस पर ये पूरा चैप्टर आई बिलीव टिका है, क्योंकि डोमेन, रेंज, ये सब कुछ हमने कैसे निकाला है हमारे दिमाग में, आई थिंक अब ग्राफ फिट हो चुके हैं। तो क्विकली हम सारे ग्राफ्स रिवाइज करना शुरू करेंगे स्टूडेंट्स। शुरुआत करते हैं कांस्टेंट फंक्शन से। आई होप याद होगा आपको कांस्टेंट फंक्शन कैसा दिखता है सर कांस्टेंट फंक्शन सीधा सीधा सा, अभी एक क्वेश्चन में हमने कांस्टेंट फंक्शन ड्रॉ किया, याद करिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ मॉड ऑफ sin x प्लस मॉड ऑफ cos x, वो कांस्टेंट फंक्शन ही तो था क्योंकि वो 1 बन जा रहा था। तो कांस्टेंट फंक्शन याद करिए स्टूडेंट्स, अगर ये y एक्सिस और ये x एक्सिस है तो कांस्टेंट फंक्शन कुछ ऐसा होता है जो हमेशा x एक्सिस के पैरेलल होता है, वो किसी ना किसी कांस्टेंट वैल्यू से पास हो रहा होता है। जैसे मान लेते हैं k, तो वो k से ही पास होगा। अब k कुछ भी हो सकता है, -3 होगा तो y एक्सिस के नीचे, x एक्सिस के नीचे तरफ होगा, ऐसे कुछ हो रहा होगा। मतलब ये आपका एक फंक्शन है जिसे आप लिखते हो f of x इज इक्वल टू k। और याद करो स्टूडेंट्स, जहां तक डोमेन का सवाल हमने डिस्कस किया था, ये -∞ से +∞ तक होता है, उसकी रेंज सिर्फ एक ही वैल्यू होती है k। याद करिए स्टूडेंट्स, ये दोनों बातें हमने डिस्कस की हैं कि इसकी डोमेन की अगर मैं बात करूं तो वो ऑल द रियल वैल्यूज, याद आया, लेकिन रेंज या कोडोमेन की बात करें तो सिर्फ वो एक कांस्टेंट वैल्यू जो कि c या k या जो भी आप लेते हैं। आई होप आपको कांस्टेंट फंक्शन याद आया। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, व्हाट इज एन आइडेंटिटी फंक्शन। देखो क्वेश्चन ना एग्जाम में ऐसे दे दिए जाएंगे तो आपको क्लिक होना चाहिए कि आइडेंटिटी फंक्शन एग्जैक्टली होता क्या है। तो आइडेंटिटी फंक्शन में क्या कहूंगा स्टूडेंट्स, सर एक बड़ा सिंपल सा फंक्शन होता है आइडेंटिटी फंक्शन की, अगर x की वैल्यू जो है वही y की वैल्यू होनी चाहिए। मतलब x अगर 0.5 है तो y भी 0.5 हो, x अगर 0.8 है तो y भी 0.8 हो, अगर x -0.9 है तो y भी -0.9 हो, आइडेंटिटी सेम, मतलब सेम चलता रहे। और आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ हमेशा ऐसा बनता है जो कि एक स्ट्रेट लाइन होती है। और अगर आइडेंटिटी फंक्शन को देखें तो x एक्सिस पर भी वो हमेशा -∞ से ∞ तक चलता है और y एक्सिस पर भी -∞ से ∞ तक चलता है। ये आपका आइडेंटिटी फंक्शन होता है स्टूडेंट, जिसके बारे में मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आइडेंटिटी फंक्शन की भी जो डोमेन है वो R होती है, और कोडोमेन कह लें आप, रेंज कह लें, वो भी ऑल द रियल नंबर्स होते हैं। अलॉन्ग विद दैट बड़ी सिंपल सी बात है, ये हमारा ग्राफ है और f ऑफ x इज इक्वल टू x, मतलब जो सेम x की वैल्यू है वही वैल्यू करस्पॉन्डिंग y की आपको जनरेट होकर मिलती है। और ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, हम ऐसे फंक्शन को एक आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो रहा है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, एक और कैटेगरी का फंक्शन पढ़ेंगे, थर्ड कैटेगरी विच इज कॉल्ड एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। याद है स्टूडेंट्स, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन की डेफिनेशन बहुत स्टैंडर्ड सी डेफिनेशन ने सीखी है कि सर f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड x, जिसे हम दो तरीकों से डिफाइन करते हैं। सर ये हमेशा x होता है एज लॉन्ग एज जो आपका x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और हम इसे -x की तरह ट्रीट करते हैं अगर आपका x जो है सर वो नेगेटिव होता है।
आई होप आपको ये बात याद आई होगी। तो सर पॉजिटिव वैल्यूज के लिए तो एक आइडेंटिटी फंक्शन की तरह बिहेव कर रहा है, नेगेटिव वैल्यूज के लिए ये इस तरफ चला जाता है, ये इस तरफ शिफ्ट हो जाता है, मतलब नेगेटिव वैल्यूज y की जनरेट नहीं करता है। मॉड आई होप यू अंडरस्टैंड कैसा होता है स्टूडेंट्स। और अगर मैं आइडेंटिटी फंक्शन की बात करूं तो आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ कैसा बनेगा सर? सर वो कुछ ऐसा सा और कुछ ऐसा बनेगा, वो इस बार ऐसा नहीं बनेगा। आई एम रियली सॉरी, आइडेंटिटी फंक्शन नहीं, दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। इसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? दिस इज द एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, है ना, जिसे हम मॉड्यूलस से डिनोट करते हैं। तो ये आपका एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन होता है स्टूडेंट्स। और हमने डिस्कस किया है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन मतलब क्या, ये हमेशा याद करिए स्टूडेंट्स, ये वाई एक्सिस की पॉजिटिव साइड पर ही होगा, मतलब एक्स की नेगेटिव वैल्यूज के लिए भी ये क्या होगा? पॉजिटिव, और x की पॉजिटिव वैल्यू के लिए तो उसका पॉजिटिव होना था है। और यही तो बात की थी, याद करो, x पे जैसे ही मॉड लगाते थे तो क्या होता है सर? x पे मॉड लगाते ही क्या हो जाता है, जो y एक्सिस के राइट हैंड साइड वाला पार्ट है वही मिरर हो जाता है y एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड पर भी, और ये वही तो हो रहा है अगर आप ध्यान से देख पाए तो। ये आपका ग्राफ होता है स्टूडेंट्स। हालांकि अगर इस फंक्शन की डोमेन और रेंज की बात करें तो याद करिए स्टूडेंट्स, इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी सर? डोमेन तो बड़ी सिंपल सी बात है, -∞ से +∞ तक मैं सारे नंबर्स देख पा रहा हूँ। तो अगर इस फंक्शन की मैं डोमेन की बात करूँ तो सर वो तो होगी -∞ से +∞ तक सारी एक्सक्लूडिंग ऑब्वियसली -∞ +∞। बट रेंज की अगर बात करें तो सर रेंज में क्या खास बात है सर? रेंज 0 से शुरू हो रहा है और इन्फिनिटी तक जा रहा है सर। इधर नेगेटिव साइड कुछ नहीं है क्योंकि आपने मॉड ऑफ x लिया है। तो सर अगर आप इस फंक्शन की रेंज की बात करें, इस फंक्शन की रेंज मुझसे आप पूछें तो मैं कहूंगा इस फंक्शन की रेंज होगी 0 से इन्फिनिटी, वाइल आई इंक्लूड 0 बट एक्सक्लूड इन्फिनिटी, है ना। इन्फिनिटी एंड -∞ आर एनीवे ऑलवेज एक्सक्लूडेड। तो इस तरीके से आपका एक्सप्रेशन, आपका फंक्शन बनता है। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन को कुछ इस तरीके से देखा जाता है। विद दैट स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, और रादर ये तीनों फंक्शंस आई बिलीव क्लियर है। कांस्टेंट आइडेंटिटी फंक्शन और हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन 0 से इन्फिनिटी तक रेंज होता है, ऑल द रियल वैल्यूज ऑफ x के लिए डिफाइंड होता है। और इस तरीके से कुछ बनता है। नेगेटिव वाले पार्ट के लिए y = -x, जो हमने भी डिस्कस किया। पॉजिटिव पार्ट के लिए y = x की तर्ज पर ये डिफाइंड रहता है। इसके बाद स्टूडेंट्स कुछ और फंक्शन डिस्कस करेंगे, कुछ और क्लैरिटी डेवलप करेंगे। ध्यान से सुनते और देखते जाइए। व्हाट इज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन? एक्सपोनेंशियल फंक्शन याद करिए स्टूडेंट्स, कोई एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, जनरली वो हमारे लिए कभी कभार e होता है, कभी a भी हो सकता है, उसकी पावर x, है ना। तो e⁻x का अगर मैं ग्राफ समझना चाहूँ तो e एक कांस्टेंट वैल्यू होती है और e⁻x का बड़ा ही स्टैंडर्ड सा ग्राफ बनता है स्टूडेंट्स। कैसा ग्राफ बनता है सर? e⁻x बड़ा मजेदार सा फंक्शन है जिसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, दिस इज e⁻x। और सर जहां तक e⁻x के ग्राफ को देखकर चीजें मेजर करने का सवाल है तो ये भी -∞ से +∞ तक डिफाइंड है। मतलब मैं क्या कहूँगा सर, अगर आप मुझसे इसका डोमेन पूछते हैं तो इस फंक्शन का भी डोमेन क्या होगा स्टूडेंट्स? -∞ से +∞। सर इसके रेंज के बारे में क्या ख्याल है सर? रेंज को अगर आप ध्यान से देखना चाहें तो y एक्सिस पे आप 0 से इन्फिनिटी की वैल्यू भी देख पा रहे हो, लेकिन 0 अचीव नहीं कर पा रहे। 0 को अप्रोच जरूर कर रहे हैं लेकिन 0 अटेन नहीं हो पा रहे, 0 को टच नहीं कर पा रहे। तो अगर सर आप इसकी रेंज मुझसे पूछें तो मैं कहूँगा इस फंक्शन की रेंज क्या होगी स्टूडेंट्स? इस फंक्शन की रेंज होगी वापस 0 से इन्फिनिटी, बट 0 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। क्या आपको ये बात रियलाइज हो रही है स्टूडेंट्स? तो ये आपका एक स्टैंडर्ड e⁻x यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ होता है, जिस बेसिस पे हम कहते हैं 2-3 चीजें कि ये ऑल द रियल नंबर से 0 से इन्फिनिटी तक डिफाइंड है। मतलब ये आपका रेंज हो जाता है, ये आपका डोमेन हो जाता है, और सीधा सीधा ये फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा सा दिखता है। दिस इज कॉल्ड द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सर इसी तर्ज पर क्या आप मुझे log x का ग्राफ भी बता सकते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ही अगर नेचुरल लॉग में ले लूँ, नेचुरल बेस पर ले लूँ, तो वो हमारा उसका इनवर्स फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स फंक्शन होता है लॉगरिथमिक फंक्शन। यानी अगर आप सीधे सीधे ऐसे समझना चाहें स्टूडेंट्स कि e⁻x अगर y है तो मैं अभी y x की टर्म्स में एक्सप्रेस है, मैं x को y की टर्म्स में एक्सप्रेस करता हूँ, तो मैं क्या कर देता हूँ, दोनों तरफ लॉग लेता हूँ बेस e पर। तो ये हो जाएगा log y बेस e, इस तरफ क्या हो जाएगा log ऑफ e⁻x एट बेस e। x को अगर फ्रंट में लाता हूं तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? log y बेस e, और इस तरफ x अगर फ्रंट में आता है तो ये हो जाएगा log e बेस e। एंड आई होप आई नीड नॉट टेल यू log ऑफ समथिंग एट द सेम बेस इज गोइंग टू बी 1। दैट मीन्स ये कितना हो जा रहा है? ये हो जा रहा है x इज इक्वल टू log y बेस e। और अगर ऐसा होता है तो इनवर्स कैसे डिफाइन किया करते थे स्टूडेंट्स हम? सर इनवर्स डिफाइन करने की प्रोसेस बड़ी सिंपल सी थी। आप x को y से और y को x से रिप्लेस कर दीजिए, और x को फाइनली जो आपका अब जो x आएगा, मतलब x को y से रिप्लेस किया तो क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू log, और y को x से रिप्लेस किया तो x बेस e, और y को आप f इनवर्स x से रिप्लेस कर दीजिए, क्योंकि ये हुआ करता था आपका f ऑफ x, ये था आपका f ऑफ x, और अब जो बना है वो बना है f इनवर्स x विच इज log x बेस e। तो डिड यू रियलाइज स्टूडेंट्स, e⁻x का इनवर्स फंक्शन होता है log x बेस e। तो इसका इनवर्स कैसे ड्रॉ करेंगे याद करिए। अगर इनवर्स फंक्शन ड्रॉ करना है तो क्या आपको याद आ रहा है स्टूडेंट्स? मुझे कुछ नहीं सोचना है, कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। मैं तो क्या करूँगा सर, y इज इक्वल टू x, ये जो आपकी स्ट्रेट लाइन है,
ये जो आपका आइडेंटिटी फंक्शन है इसके रिस्पेक्ट में इसकी मिरर इमेज बना दिया करते थे, वैसा ग्राफ बनेगा log x का। तो आपको क्लियर हो रहा है कितने मैजिकल सी चीज़ें आप कर सकते हो, कितने अलग अलग तरीकों से आप चीज़ें सोच सकते हो अगर आपके पास अलग अलग थॉट्स हैं, मतलब इतना सारा नॉलेज अगर है तो कितनी मज़ेदार सी चीज़ें आप हमेशा सोच सकते हैं। तो अगर मैं log x का ग्राफ बनाऊँ तो log x का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है स्टूडेंट्स, ये आपका log x का ग्राफ है। और अगर सर ये आपका log x का ग्राफ है ना, तो मैं कहूँगा कि सर log x के ग्राफ में अगर आप डोमेन देखना चाहें, डोमेन मतलब क्या सर x की वैल्यूज़ देखना चाहें, तो सर इस बार x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चल रही है सर, 0 से इन्फिनिटी तक चली आ रही है। हालांकि 0 को अगेन वो अप्रोच ही कर रहा है, वो अटेन नहीं कर पा रहा है, अचीव नहीं कर पा रहा है। तो सर अगर आप मुझसे डोमेन की बात करें, एक्सपोनेंशियल नहीं लॉगरिथमिक फंक्शन की, तो मैं कहूँगा वो 0 से इन्फिनिटी तक होती है। बट अगर सर रेंज की बात करें तो वाई एक्सिस पे रीड करते हैं हम रेंज, तो वाई एक्सिस पे आई थिंक रेंज में देख पा रहा हूँ माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी दोनों जगह ग्राफ चल रहा है। तो सर अगर आप उनसे रेंज पूछें तो मैं रेंज क्या कहूँगा स्टूडेंट्स, मैं कहूँगा रेंज जो है सर वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है। तो ये कौन सा फंक्शन हो जाता है स्टूडेंट्स, सर ये सीधा सीधा सा आपका लॉगरिथमिक, नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन। नेचुरल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसका जो बेस है वो ई है स्टूडेंट्स, है ना। तो बाय द वे नेचुरल लॉग को, यानी लॉग जो आपका बेस ई पर होता है, इसे आप ln से भी लिखते हैं, ln। तो जब भी आपको कहीं ना कहीं ln दिखे तो आप ये हमेशा इसका इन्फेरेंस निकालेंगे कि इसका बेस जो है वो नेचुरल बेस है। हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट्स, है ना। नेचुरल बेस मतलब ई को आप कहते हैं हमेशा नेचुरल बेस, है ना। इसी कहानी को हम आगे बढ़ाएंगे स्टूडेंट्स। एक और फंक्शन देखो, याद करो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या आपको ये बात याद आ रही है स्टूडेंट्स, व्हाट यूज्ड टू बी द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन? जो हमने सीखा है सर, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बड़ा शानदार सा, बड़ा सॉर्टेड सा, सिंपल सा फंक्शन होता था। हम इसे स्टेप फंक्शन भी कहते थे। ग्राफ याद करिए स्टूडेंट्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ जहां तक मुझे याद आ रहा है सर कुछ ऐसा चला करता था, 0 पे 0 होता था, 1 तक चलता था, लेकिन 1 पे वो 1 हो जाता था, फिर वो 1 से 2 तक चलता था, फिर वो 2 से 3 तक चलता था, और ऐसा चलता चला जाता था। ऐसे ही -1 से 0 तक वो -1 होता था, लेकिन 0 पे 0 हो जाता था। -2 से -1 तक -1 होता था, लेकिन -1 पे वो डेफिनेटली क्या हो जाता था, -1। तो ऐसा एक स्टेप फंक्शन बना करता था, याद करो स्टूडेंट्स। और अगेन इस फंक्शन की भी मैं डोमेन और रेंज के बारे में आपसे बात करूं तो सर डोमेन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डोमेन में अगेन मैं वापस क्या रख पा रहा हूं, मैं -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक सारी वैल्यूज रख सकता हूं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डोमेन को लेकर हमने क्या डिस्कस किया था सर, कि डोमेन वापस -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक होता है। लेकिन सर रेंज के बारे में क्या ख्याल है आपका? रेंज आप ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, अगर आप रेंज दिखाना ही चाहते हो, रेंज समझाना चाहते हो, तो आपको सिर्फ सारी इंटीग्रल वैल्यूज ही मिल रही हैं। आपको रियलाइज हो रहा है, आपको वाई एक्सिस पे सिर्फ इंटीग्रल पॉइंट्स पर ही इसका ग्राफ एग्जिस्ट करता हुआ दिख रहा है। तो अगर आपसे कोई रेंज पूछता है तो रेंज में आप सिर्फ इंटीजर नंबर्स ही लिखेंगे, सारे इंटीजर्स ही इसकी क्या होती है, रेंज। तो ऑल द इंटीजर्स विल बिलोंग टू इट्स रेंज। और इंटीजर्स को डिनोट करने के लिए हमने क्या सेट यूज किया है स्टूडेंट्स, जेड। तो जेड जो सेट होता है, जेड सेट का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल द इंटीजर्स। दिस z represents set of all the integers। आप हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये एक मैथमेटिकल नोशन है जिसके थ्रू आप सारे इंटीजर्स को एक कॉमन नंबर, एक कॉमन नॉमेनक्लेचर दे सकते हैं, एक कॉमन टाइटल, एक कॉमन इंडेक्सिंग दे सकते हैं, दैट्स कैपिटल Z। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सीधा सीधा सा फंक्शन होता है, सीधा सीधा सा ग्राफ होता है। आई होप आपको समझ आया। इसकी डेफिनेशन आई होप आपको याद होगी, जो हमने सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ी थी। उसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा और डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। ये कहानी आई होप सॉर्टेड सी समझ आ रही है आपको। विद दैट अगर मैं अब थोड़ा और चीज़ों को समझने की कोशिश करूं, सो दिस इज फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स। नाउ व्हाट इज फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स? याद करो स्टूडेंट्स, हमने एक बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज सीखी है। ये डेफिनेशन बहुत काम आने वाली है स्टूडेंट्स। कौन सी डेफिनेशन? डेफिनेशन ये है कि किसी भी नंबर को उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर और उसके फ्रैक्शन पार्ट के सम में लिख सकते हैं। तो हमने फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स डिफाइन करना सीखा था सर। क्या सीखा था? द नंबर माइनस इट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट, है ना। सीधी सीधी सी डेफिनेशन थी स्टूडेंट्स, याद कर लो अगर कंफ्यूजन हो रहा है। जैसे 2.5 का फ्रैक्शन पार्ट आप क्या करते थे, आप 2.5 ही, सॉरी आई एम रियली सॉरी, इट यूज्ड टू बी 0.5 इसका फ्रैक्शन पार्ट। लेकिन सर अगर वो हो जाता था -3.7, तो अब आप 0.7 नहीं कहते थे, अब नेगेटिव में आप उसको उसके क्लोजेस्ट छोटे इंटीजर से देखते थे। तो ये कितना हो जाता है, 0.3। इस तरीके से आप फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन डिफाइन करते थे। और अगर फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन के ग्राफ की मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो जल्दी से याद करो, फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन हमेशा ऐसा चलता है स्टूडेंट्स, हमेशा वो 0 से 1 के बीच ही होता है, लेकिन 1 अचीव नहीं कर पाता है, और ये ग्राफ कुछ ऐसा सा बनता चला जाता है। और अगेन इस ग्राफ की डेफिनेशन समझूं तो सर ये वापस -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक चलता है। याद करिए स्टूडेंट्स, आप इसको कैसे डिनोट करते हो? आप इसको डिनोट करते हो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स। आप ग्रेटेस्ट इंटीजर को कैसे डिनोट करते हो स्टूडेंट्स? आप ग्रेटेस्ट इंटीजर को भी बड़े ही सॉर्टेड से तरीके से डिनोट करते हो। कैसे? याद करिए,
ये जो डेफिनेशन है ये तो आपकी e टू द पावर x है, इसके पहले आई थिंक log x होगा और इसके पहले आया होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x आई बिलीव। यहाँ पे जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को डिनोट करने का तरीका है ये है, लेकिन बशर्ते याद रखिएगा स्टूडेंट्स के एग्जाम में उसको देना होगा, उसको लिखना होगा कि ये जो साइन है दिस रिप्रेजेंट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, वरना इस ब्रैकेट को आप खुद से GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मत मानिएगा, खुद से एज्यूम मत करना है ना। सिमिलरली जैसे ही वो फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन की अगर वो आपसे बात करता है तो जब भी वो कहे कि ये फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन है तो वो लिखेगा एग्जाम में खुद से दैट दिस साइन रिप्रेजेंट्स फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन। ऐसा क्वेश्चन में एक्सप्लिसिटली लिखा हो तो ही आप एज्यूम करें, वरना उसे एक नॉर्मल ब्रैकेट की तरह ही ट्रीट करें। बहुत इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। अगर मैं इसी बात को आगे बढ़ाऊं तो सीधे सीधे दिख रहा है सर, अगर आप डोमेन निकालना चाहते हैं, इस फंक्शन का डोमेन क्या दिख रहा है स्टूडेंट, जितना मैं सोच पा रहा हूँ, अगर इस फंक्शन के डोमेन की बात करूँ तो क्लियरली क्या दिख रहा है सर, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, पूरा ग्राफ एग्जिस्ट करता है तो डोमेन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। लेकिन सर अगर आप रेंज पूछें तो रेंज क्या होगा सर रेंज बड़ी मजेदार सी चीज़ है। इस बार रेंज देखो स्टूडेंट्स, वाई एक्सेस पे आप सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ही जा पा रहे हो और उसमें भी 1 को आप तो अचीव ही नहीं कर पा रहे हो, तो 0 से 1 के बीच की सारी वैल्यूज के पीछे रोम हो रहा है, रिवॉल्व हो रहा है, तो रेंज जो होगी सर वो होगी 0 से 1 तक के बीच की सारी वैल्यूज। आई होप यू ऑल मस्ट हैव अंडरस्टूड कि हम क्या करने वाले हैं, क्या करना चाह रहे हैं, और इस बेसिस पे मैं कहूँगा कि इस फंक्शन की क्या होगी रेंज। तो हमने क्या पढ़ा स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा अभी फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन जिसमें को डोमेन ऑब्वियसली R है, लेकिन अगर मैं रेंज की बात करूँ तो रेंज जो होगी वो 0 से 1 ही होगी, है ना। तो ये आपका फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन है स्टूडेंट्स, जिसे हम ऐसे डिनोट करते हैं और इसका ग्राफ कुछ ऐसा सा हमें दिखता है। बड़ा ही आसान सा स्टैंडर्ड सा फंक्शन है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा फंक्शन होता है स्टूडेंट्स पॉलिनोमियल फंक्शन। याद रखिएगा पॉलिनोमियल फंक्शन के ग्राफ ऐसे मेजरली या स्पेसिफिकली डिफाइन नहीं किए जा सकते, बट जनरली पॉलिनोमियल फंक्शंस जो हैं वो कुछ ऐसे से दिखते हैं। मतलब अगर ऑड पावर्ड है तो ऐसा, मतलब उसकी डिग्री ऑड है तो ऐसा, और उसकी डिग्री इवन है तो कुछ एक ही मिनिमा एक ही मैक्सिमा होगा। मतलब अगर डिग्री ऑड है स्टूडेंट, डिग्री ऑड होने का मतलब उसके रूट्स मैक्सिमम शायद हो सकता है 3 हो, मतलब अगर डिग्री 3 है तो, और अगर इवन डिग्री है तो हो सकता है मैक्सिमम रूट्स कितने होंगे 2, मतलब अगर वो क्वाड्रेटिक है तो, मतलब इवन डिग्री पे मैक्सिमम रूट्स इवन होंगे, ऑड डिग्री पे मैक्सिमम रूट्स ऑब्वियसली ऑड होंगे। तो बड़ी सिंपल सी बात है, जिस भी डिग्री का वो पॉलिनोमियल है, मतलब उसकी जो मैक्सिमम पावर है वेरिएबल की, उतने ही मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स निकलते हैं, हमेशा पॉलिनोमियल्स के लिए ट्रू है। मतलब मैं आपको क्या बात समझाना चाह रहा हूँ स्टूडेंट, जैसे मान लो आपके पास एक क्यूबिक इक्वेशन है, ax³ + bx² + cx + d, है ना, ये क्यूबिक एक्सप्रेशन है, आई बिलीव सही लिखा है ना, ये आपका एक क्यूबिक इक्वेशन है। मतलब इसमें जो x की हाईएस्ट पावर है दैट्स 3, तो आप इसका जो ऑर्डर कहोगे स्टूडेंट्स, ये जो पॉलिनोमियल है इसका ऑर्डर है वो है 3, यानी 3rd डिग्री का पॉलिनोमियल है। तो उसके जो मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स आएंगे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो रूट्स आएंगे, जो वैल्यूज आएंगी x की, जिनके लिए f(x) 0 होगा, वो वैल्यूज 3 ही होंगे, है ना। तो मैं इनको रूट्स को क्या कह देते हैं, हम रूट्स को कहते हैं अल्फा बीटा गामा। ऐसे जनरली कन्वेंशनली या ट्रेडिशनली हम डिनोट करते हैं। तो अल्फा बीटा गामा अगर रूट्स हैं तो ये कुछ ऐसे पॉइंट से गुजरेगा, ज़रूरी नहीं है ऐसा ही हो सकता है वो एक ही पॉइंट से गुजरे, है ना। तो इस तरीके से चीज़ें हो रही हों, तो इस तरीके से चीज़ें होंगी और ग्राफ्स कुछ ऐसे बनते हैं। जनरली एक छोटा सा नोशन है स्टूडेंट्स की कोई भी पॉलिनोमियल कभी भी आपको बॉदर नहीं करेगा एज फार एज उसकी रेंज इज कंसिडर्ड। मतलब दुनिया के सारे पॉलिनोमियल फंक्शंस में आप हमेशा याद रखिए स्टूडेंट्स, दुनिया के सारे पॉलिनोमियल चाहे कोई भी डिग्री का वो, है ना, चाहे वो कोई भी डिग्री का हो, मतलब वो इवन डिग्री हो ऑड डिग्री हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे इवन डिग्री हो या ऑड डिग्री, इट डजेंट मैटर। कोई भी फंक्शन हो पॉलिनोमियल अगर वो है तो आप उसमें x की कोई भी वैल्यू ट्राई कर सकते हो, मतलब x की कोई भी वैल्यू रख सकते हो। मतलब अगर डोमेन की बात है तो डोमेन जो होता है स्टूडेंट्स वो ऑल द रियल नंबर्स होता है, लेकिन रेंज वैरी करती है, रेंज चेंज होती है। रेंज ऑड डिग्री में जो रेंज होती है स्टूडेंट्स वो तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होती है, लेकिन इवन डिग्री में रेंज वैरी करती है। इवन डिग्री में मैक्सिमम मिनिमा आता है और उसके अकॉर्डिंग चीज़ें बदलती हैं। हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट्स की रेंज थोड़ा सा इसमें ट्रिकी रहता है पॉलिनोमियल फंक्शंस में। ऑड डिग्री के लिए रेंज हमेशा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होगी, लेकिन इवन डिग्री में रेंज बदलती है। हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट्स इस बात को। सिमिलरली अगर मैं थोड़ी और चीज़ें समझूं तो व्हाट आर रैशनल फंक्शंस। रैशनल फंक्शंस याद करिए स्टूडेंट, सिंपल से फंक्शंस हुआ करते थे, एक पॉलिनोमियल को किसी और पॉलिनोमियल से डिवाइड कर दें, बशर्ते आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि जो आपका डिनोमिनेटर वाला पॉलिनोमियल है वो क्या ना हो सर, वो 0 ना हो, उसकी 0 वाली सारी वैल्यूज वाली x की जो वैल्यूज है वो हटा देंगे, तो वो उस फंक्शन का क्या होगा, डोमेन। यानी आपको एक फंक्शन दे दिया जाए स्टूडेंट्स, मान लो एक फंक्शन दे दिया जाए f(x), जिसे वो लिख दे रहा है लेट्स से g(x)(h)(x), तो सर कोई दिक्कत नहीं हमें, f(x) की भी मैं जो डोमेन कहूँगा सर, जो मैं डोमेन कहूँगा, है ना, वो कहूँगा सर ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट वो वैल्यूज ऑफ x, एक्सेप्ट फॉर द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच जो h(x) है सर,
वो 0 हो जा रहा है, क्योंकि हमें पता है स्टूडेंट्स किसी भी फ्रैक्शन में, किसी भी रैशनल नंबर में हम डिनोमिनेटर का 0 होना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मैं बस x की वो सारी वैल्यूज हटा दूंगा जिनके लिए डिनोमिनेटर 0 हो जा रहा है, बाकी सारी वैल्यूज एक्सेप्टेबल हैं, है ना। इसी बेसिस पर आप कौन से फंक्शंस डिफाइन करते हैं स्टूडेंट्स, इसी आधार पर आप सारे रैशनल फंक्शंस डिफाइन करते हैं। आई होप ये भी बहुत इजीली और क्लियरली आपको समझ आया। विद दैट थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, कुछ और चीज़ें डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, या हम इन्हें कहते हैं सर्कुलर फंक्शंस, या ये हमारे पीरियोडिक फंक्शंस भी होते हैं स्टूडेंट्स। साइन एक्स फंक्शन याद करिए स्टूडेंट्स, वो चलता चला जाता है, ये आपका 0, तो ये पॉइंट्स याद रखना, 0 π/2 पाई, है ना, यहाँ पे हो जाता है -π/2 हो जाता है पाई, और ये चलता चला जाता है। आई होप आपको याद आ रहा होगा। तो ये आपका स्टैंडर्ड साइन एक्स का फंक्शन होता है। अगर मैं आपको साइन एक्स फंक्शन की डोमेन और रेंज की बात करूँ, है ना, ये हम कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट्स। तो डोमेन होती है ऑल द रियल वैल्यूज़, और जो रेंज होगी स्टूडेंट्स साइन एक्स फंक्शन की, वो क्या होगी स्टूडेंट्स, वो -1 से 1 तक ही होगी। तो ये आपका साइन एक्स का बिहेवियर होता है। बाय द वे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू बी वेरी फ्रैंक, सेम बिहेवियर इज शोन बाय द कॉस एक्स फंक्शन एज वेल। मतलब कॉस एक्स फंक्शन का थोड़ा सा ग्राफ शिफ्ट हो जाता है, हालांकि वो भी 0 π/2 पर कॉस एक्स 0 होता है, पाई पे वो -1 होता है, 2 पाई पे फिर वो 0 हो जाता है, -π/2 पे वो 0 हो जाता है, फिर वो -π पे वापस -1 हो जाता है, और -2 पाई पे फिर वो 0 हो जाता है, और ऐसे चलता चलाता है। वो भी एक पीरियोडिक, सारे पीरियोडिक फंक्शंस हैं, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। तो साइन एक्स हो या कॉस एक्स, दोनों की ही डोमेन और रेंज सेम, x की सारी रियल वैल्यूज के लिए डिफाइंड होता है, और रेंज बस -1 से 1 तक होती है, उसके ऊपर या उसके नीचे वो नहीं जाता है ना। सर 10x बड़ा मजेदार सा फंक्शन है। 10x आपका ये फंक्शन है स्टूडेंट्स, याद करो, π/2 तक पहुंचते पहुंचते वो इन्फिनिटी, और -π/2 तक पहुंचते पहुंचते वो -इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, और सेम बात बार बार रिपीट होती है। इस बार खास बात ये होती है सर कि अगर आप इसका डोमेन देखें, मैं डोमेन से पहले चाहूंगा कि मैं इसकी रेंज डिस्कस करूं। देखो स्टूडेंट्स ध्यान से, इसकी रेंज के बारे में क्या ख्याल है सर। एक्स एक्सेस छोड़ो, अभी आप पहले वाई एक्सेस देखो, तो वाई एक्सेस पे, पूरे वाई एक्सेस पर ये ग्राफ डिफाइंड है, कहीं भी इसने मना नहीं किया अपने आप को डिफाइन होने से। तो अगर वाई एक्सेस के रिस्पेक्ट में पूरी जगह डिफाइंड है, तो मैं रेंज कहूंगा ऑल द रियल वैल्यूज। लेकिन सर अगर आपसे डोमेन पूछा जाए, तो डोमेन क्या होगा सर। डोमेन में बस एक ही प्रॉब्लम हो रही है, π/2 जैसी वैल्यूज, π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, इन जगह पर वो डिफाइंड नहीं है। मतलब मैं कहूँगा स्टूडेंट्स, डोमेन में भी वो सारे रियल नंबर्स पर डिफाइंड है, एक्सेप्ट कौन सी वैल्यूज स्टूडेंट्स, एक्सेप्ट फॉर द वैल्यूज ऑफ दीज, जहाँ पे आप π/2 की कोई भी ऑड मल्टीपल की बात करते हो, π/2 के कोई भी ऑड मल्टीपल की बात करते हो, π/2 का कोई भी ऑड मल्टीपल, ये क्या लिख दिया सर आपने अजीब सा, बड़ी आसान सी बात है स्टूडेंट्स। π/2 का ऑड मल्टीपल 2n+1, 2n+1 में n क्या है स्टूडेंट्स, एक इंटीजर कुछ भी लो, जैसे 0 + 1 1 1 इंटू π/2 n का वैल्यू लेते हैं -3 × 2 -6 -6 + 1 -5, तो हो जाएगा -5/2। तो -5/2 यानी π/2 का कोई भी एक ऑड मल्टीपल, उस पर ये फंक्शन देखो डिफाइंड नहीं है, उस पर ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है या -इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। तो π/2 के सारे ऑड मल्टीपल, जहाँ पर जो n है वो है z, यानी कोई भी एक इंटीजर वैल्यू, यानी 2n+1, हमेशा 2n आपको एक इवन नंबर देगा, और 2n+1 हमेशा आपको एक ऑड नंबर देगा। तो ऑड नंबर्स को डिनोट करने का तरीका होगा 2n+1। मैं कहना चाह रहा था कि π/2 के ऑड मल्टीपल, तो मैंने लिख दिया 2n+1 इंटू π/2, और n क्या होता है यहाँ पर, n कोई भी इंटीजर होता है सर। तो ये लिखने का तरीका है कि सारे रियल नंबर्स एक्सेप्ट फॉर द वैल्यूज ऑफ x where x is 2n+1 π/2 from where all n are nothing but the integers। तो जो सारे n है वो इंटीजर्स को बिलोंग करते हैं, है ना। आई होप ये लैंग्वेज आपको समझ आती है, इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ, इस साइन का मतलब होता है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ, है ना, और इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, है ना। आई होप आप इन बातों में कंफ्यूज नहीं हो रहे और ये बातें समझ आ रही हैं, है ना। विद दैट साइन एक्स, कॉस एक्स और टेन एक्स क्लियर हुआ। इसी तर्ज पर आप चाहें तो कॉसेक एक्स, कॉस एक्स और सेक एक्स को भी समझ सकते हो। कॉट एक्स में कुछ नहीं होता है स्टूडेंट्स, कॉट एक्स में चीज़ें इन्वर्ट हो जाती हैं। वही बात सेम ट्रू है कि वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में -∞ से +∞ तक डिफाइंड है। तो अगर इसकी भी आपसे कोई रेंज पूछता है, तो आप कहोगे सर ऑल द रियल वैल्यूज। बट अगर इसकी कोई डोमेन आपसे पूछता है, तो डोमेन में भी वही कहानी है सर। देखो ध्यान से, आप डोमेन में वापस सारी वैल्यूज़ के लिए डिफाइंड है। आप देखो सारी वैल्यूज़ के लिए डिफाइंड है, बस एक ही जगह प्रॉब्लम आने वाली है सर। क्या प्रॉब्लम आने वाली है इस बार कहाँ डिफाइंड नहीं होगा सर, इस बार वो π/2, 3π/2, 5π/2 पे तो डिफाइन होगा, लेकिन पाई के मल्टीपल्स पे देखो, 0 एक पाई का मल्टीपल है, पाई खुद एक पाई का मल्टीपल है, 2 पाई का एक मल्टीपल है। तो इन पाई के मल्टीपल्स पे वो डिफाइंड नहीं है। मतलब मैं कहूँगा फॉर ऑल दी वैल्यूज ऑफ एक्स, जहाँ पे एक्स क्या हो जा रहा है सर, जहाँ पे एक्स हो जा रहा है कोई भी पाई का मल्टीपल, है ना, कोई भी पाई का मल्टीपल यानी n पाई, जहाँ पे n क्या होता है सर, n जो होता है वो एक इंटीजर होता है। तो सर n कोई भी एक इंटीग्रल वैल्यू यानी n पाई, x की जो n पाई वैल्यूज है, पाई, 0 पाई, 3 पाई, -3 पाई, -7 पाई, इन वैल्यूज पे देखो ये क्या हो जा रहा है। इन वैल्यूज पर, आई एम रियली सॉरी मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया,
आई एम रियली सॉरी, यस हम सही जा रहे हैं, तो वो सही है ना, बिल्कुल सही। तो पाई के मल्टीपल्स पे एग्जिस्ट नहीं करता, बिल्कुल सही। पाई बाय 2 पे वो दिख रहा है, 3 पाई बाय 2 पे भी दिख रहा है, लेकिन सॉरी 3 पाई बाय 2 पे भी दिख रहा है, लेकिन पाई पे, 0 पे, माइनस पाई पे, इन पे वो नहीं दिख रहा है। देखो माइनस पाई पे वो कहाँ चला जा रहा है, माइनस पाई आपका, तो माइनस पाई पे वो माइनस प्लस इन्फिनिटी को अचीव कर रहा है। तो इस तरीके से मैं कहूँगा कि जब 10x जो था वो 2n+1 टाइम्स पाई बाय 2 पर एग्जिस्ट नहीं करता था, तो कॉर्टेक्स जो है वो n पाई पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये बातें याद रखिएगा क्लास, ऐसा मत सोचना कि ये कुछ तो भी आप बातें लिख दे रहे हो, इनमें इतना क्या ऐसा रखा है जो सीखने की जरूरत है, ये याद रखना। इन्हीं बातों से आप इनके ग्राफ्स प्लॉट कर पाओगे, इनके ग्राफ्स को याद रख पाओगे। बड़ा एक सिंपल सा सिनेरियो स्टूडेंट्स, 10x हमेशा ऐसे याद रखना कि 10x माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक होता है और 0 से पास होता है, लेकिन जो कॉर्टेक्स होता है स्टूडेंट्स वो इन्वर्ट हो जाता है, और कॉर्टेक्स जो होता है स्टूडेंट्स वो 0 से पाई तक मेजरली चलता है। तो ये 0 होता है, पाई बाय 2 होता है और ये पाई होता है, और फिर ये दौर रिपीट होता है। तो याद रखना कॉर्टेक्स 0 से पाई वाला इंटीग्रल पार्ट रिपीट करता है, और पाई बाय माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 वाला पार्ट रिपीट करता है 10x। तो ऐसे याद रखना, ऐसे बहुत ज़रूरी तरीके से याद रखना, बहुत काम की बात मैं आपसे कह रहा हूँ। सर क्या इनवर्स फंक्शन को भी सोचा जा सकता है? बेशक इनवर्स फंक्शन को भी सोचा जा सकता है स्टूडेंट। जैसे अगर मैं sec x की बात करूं तो sec x क्या होता है, 1/cos x। तो cos x जहां -1 और 1 के बीच होता था, तो sec x ऑब्वियसली -1 से छोटा या +1 से बड़ा होगा, लेकिन जहां जहां cos x 0 हो जा रहा था वहां sec x डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि 1/sec x यानी sec x क्या होगा, 1/cos x यानी 1/0, वहां वो डिफाइन नहीं होगा, तो वो चीज़ें हटानी पड़ेंगी। तो सीधा सा फंक्शन है स्टूडेंट्स, ये भी ऐसे ही चलेगा, यानी cos x जैसे पाई बाय 2 पे 0 होता था, तो sec x पाई बाय 2 पे डिफाइंड ही नहीं होगा, लेकिन हमेशा 1 से बड़ा या -1 से छोटा होगा। तो डोमेन की क्या बात करेंगे सर? डोमेन को लेकर बात हम करेंगे, उससे पहले अगर मैं इसकी रेंज डिफाइन करना चाहूँ, किसकी रेंज डिफाइन करूंगा स्टूडेंट, sec x की। तो sec x की रेंज क्या होगी सर, सारी रियल वैल्यूज, लेकिन सर इसका ग्राफ 1 और -1 के बीच नहीं दिखता है हमें, तो सारी रियल वैल्यूज ले लेना है सर, ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट कहाँ से कहाँ तक के, -1 और 1 भी हम लेंगे, तो -1 से 1 के बीच के सारे नंबर्स हटा दिए, और -1 और 1 को इंक्लूड करना है, तो इसलिए उसके नेगेटिव में से मैंने हटा दिया, क्योंकि वहाँ पे एक्सक्लूड किया, तभी जाकर तो रियल नंबर्स पे वो इंक्लूड हो पाएंगे। कौन कौन, -1 और 1, क्योंकि -1 और 1 तो आप अचीव कर पा रहे हो ना, 1/1 या 1/-1 तो -1 और 1 होते हैं, तो उस बेसिस पे मैं कहूँगा रेंज में -1 और 1 इंक्लूड होना जरूरी है। तो सारे रियल नंबर्स एक्सेप्ट ऑल द नंबर्स बिटवीन -1 and 1। आई होप ये पॉइंट समझ आए। लेकिन सर डोमेन आप कैसे डिफाइन करेंगे, डोमेन के बारे में आप क्या कहेंगे? ध्यान से देखो सर, डोमेन हमेशा आप फंक्शन के ग्राफ को देख के वर्कआउट कर सकते हैं। सर जो मुझे समझ आ रहा है वो वापस ये कि 10 की तरह बिहेव कर रहा है। सर देखो -π/2 पे डिफाइन नहीं हो रहा है, फिर सर π/2 पे डिफाइन नहीं हो रहा है, फिर सर वापस 3π/2 पे डिफाइन नहीं हो रहा है। मतलब मैं बेसिकली ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर sec x एक फंक्शन की हम बात करें, तो डोमेन के बारे में मैं कहूँगा कि सर ये सारी रियल वैल्यूज़ पर डिफाइंड है एक्सेप्ट फॉर द वैल्यूज़ ऑफ x, जहाँ पे x क्या हो जा रहा है, जहाँ पे x हो जा रहा है 2n+1 π/2, और जहाँ पे सर n क्या है, n इज़ नथिंग बट एन इंटीजर। आई होप आपको ये बात समझ आई। मतलब π/2 का कोई भी एक अगर ऑड मल्टीपल है, तो उस केस में आपको इसे रिजेक्ट करना पड़ेगा, डिस्कार्ड करना होगा, इसे छोड़ना पड़ेगा। सिमिलरली क्या सर cosec इनवर्स x के, cosec x की भी बात कर सकते थे सर। cosec x भी बड़ा शानदार सा फंक्शन है सर, जहाँ जहाँ साइन 0 होता है वहाँ cos x डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि 1/sin x cosec x होता है, और उस केस में cosec x इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि 1/sin 0 मतलब 1/sin अगर 0 हो तो 1/0 हो जाएगा, उस वजह से प्रॉब्लम आएगी। और इस बेसिस पे मैं क्या करूँगा सोच के बताइए, जल्दी से सोचो स्टूडेंट्स कि इसका डोमेन और रेंज आप क्या लिखेंगे। क्विकली गिव इट अ ट्राई स्टूडेंट्स। मैं आपको ये सारी चीज़ें इसलिए इतना जल्दी पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स, बट चूंकि मैं जानता हूँ ये इतना ज़रूरी टॉपिक है कि अगर ये आपको ठीक से पता रहा तो पूरा मैथ्स आप अच्छे से कर पाएंगे। तो ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों को अच्छे से समझ के रखें, इन चीज़ों को याद रखें। जैसे अगर cosec x की बात करें तो अगेन सर जहाँ तक इसकी रेंज का सवाल है, तो रेंज को लेकर मुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगेन जब sin x -1 से 1 के बीच होता है तो cos x इसका रेसिप्रोकल है, तो वो -1 से छोटा और +1 से हमेशा बड़ा होगा। मैंने आई होप रेंज ऐसे ही लिखी है, बिल्कुल सही। इस बार एक अलग तरीके से लिख देता हूँ स्टूडेंट्स। रेंज मतलब क्या सर, रेंज हमेशा होगी क्या, रेंज हमेशा -1 से तो क्या होगी, छोटी है ना, तो रेंज हमेशा -1 से छोटी होगी स्टूडेंट्स, या फिर क्या होगी सर, +1 से हमेशा बड़ी होगी। आई होप मैं सही लिख रहा हूँ, हाँ बिल्कुल सही। +1 से हमेशा क्या होगी, बड़ी। तो +1 से हमेशा बड़ी होना मतलब इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि हमेशा +1 से बड़ी होगी। कौन सा रेंज, रेंज मतलब किसकी वैल्यू, y की वैल्यू। तो y या तो हमेशा -1 के इक्वल या से छोटा, या हमेशा +1 के इक्वल या से बड़ा होगा। लेकिन सर डोमेन की क्या बात है, डोमेन आप कैसे लिखेंगे, आप डोमेन के बारे में क्या कहते हैं? सर डोमेन को लेकर बड़ा सिंपल सा थॉट है। इस बार जब आप sin x को देखें तो sin x कहाँ 0 होता है, वहाँ cosec x डिफाइन नहीं होगा। तो sin x सर π 2 पाई यानी पाई के मल्टीपल्स पर 0 होता है। मतलब मैं डोमेन के बारे में कहूँगा कि सारे रियल नंबर्स, सारी रियल वैल्यूज ऑफ x पर डिफाइंड है एक्सेप्ट फॉर दी वैल्यूज ऑफ x जो कि सर पाई के मल्टीपल है, मतलब n पाई, जहाँ पे n ऑब्वियसली क्या है सर, जहाँ पर n जो है वो एक इंटीजर है। तो सर
पाई के किसी भी मल्टीपल पर, जैसे पाई 0, 2 पाई, 3 पाई, -7 पाई, -8 पाई, इन सारी वैल्यूज पर वो डिफाइन नहीं है, क्योंकि उस केस में वो इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। आई होप आपको कॉसेक एक्स का भी ग्राफ समझ आया और इसको भी लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को लेकर क्लैरिटी हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट, जो कि 12th स्टैंडर्ड का एक टॉपिक है। तो अभी तक फिलहाल सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन में जो भी सारी चीज़ें हमने पढ़ी अभी तक, जितने भी लेक्चर्स हुए, दिस इज ऑल अबाउट दैट। बट अभी भी ये लेक्चर खत्म नहीं हुआ है। अभी इस लेक्चर में अब शुरू होंगे MCQs। हम बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसके थ्रू मैं याद दिलाऊंगा आपको कि देखो ये वो कंसेप्ट होता है, इसमें अप्लाई होता है, इसमें ये होता है, ताकि आप अच्छे से चीज़ें पढ़ पाएं। और जैसे ही MCQ खत्म होंगे हम शुरू करेंगे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। तो इस तरीके से हम चीज़ें सीखेंगे। बीच बीच में डेफिनेटली डाउट सेशन भी हम प्लान करेंगे, ताकि आपके डाउट्स भी एड्रेस हो जाएं। और जितने भी डाउट्स अभी तक आए हैं रिलेवेंट ऑब्वियसली इसी टॉपिक से रिलेटेड, उनको भी हम डिस्कस कर लेंगे कॉमन लेक्चर में, ताकि अभी तक आपकी जो भी परेशानियां हैं उन्हें भी रिजॉल्व कर दे, ताकि ये चैप्टर हम माइंड अप करके रख दें। फिर हम एग्जाम के वक्त वन शॉट रिवीजन के थ्रू और काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स और PYQs के थ्रू इसे और रिवाइज करेंगे। बट फिलहाल के लिए इसे MCQ और PYQ से हम फाइनली करके बाइंड अप करेंगे। आई होप यहाँ तक इस चैप्टर में कोई परेशानी, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं है और ये आपको अच्छे से समझ आया पूरा चैप्टर। फिर भी अगर कोई क्वेरी, कंसर्न, कुछ भी इश्यूज़ है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम जब भी टाइम मिलेगा, जब भी वक्त मिलेगा, उन्हें रिजॉल्व करेंगे। कुछ न्यूमेरिकल्स हैं तो आई होप आपको पता है आप कैसे फॉरवर्ड कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिखेगा आस्क मी योर डाउट करके एक लिंक, उस पर फॉरवर्ड कर दीजिए। आपके डाउट्स भी सारे एड्रेस होंगे, चिंता मत करना। ये सारी चीज़ें मैग्नेट ब्रेन्स आपको देता है फ्री ऑफ कॉस्ट। आप कैसे एक्सेस कर सकते हो स्टूडेंट्स? आपको जाना है www.magnetbrains.com पर अपने ब्राउज़र पर, और जैसे ये प्लेटफॉर्म खुलेगा तो दिस इज़ इंडियाज़ नंबर 1 100% फ्री क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। मतलब आपको पूरे तरीके से IIT JEE मेंस और एडवांस की तैयारी, या रादर हम हर सेक्टर, हर सेगमेंट में किंडरगार्टन से K-12 से लेकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, NTSC, ओलंपियाड, CUET, IIT JEE, नीट, काफ़ी कुछ जब आप एक्सप्लोर करोगे तो आपको दिखेगा ऑलमोस्ट हर सेगमेंट, ऑलमोस्ट हर सेक्टर में आपको पूरे के पूरे पैकेजेस, कंप्लीट कोर्सेज, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि 2-3 लेक्चर्स देके कुछ सब्सक्रिप्शन लेना होगा, कोई पेड वर्जन होगा, कोई पेड मॉडल होगा, कुछ चीज़ें हिडन कॉस्ट होगी, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे। देयर इज़ नथिंग लाइक दैट। पूरा का पूरा कोर्स, पूरा का पूरा मॉड्यूल, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आप बस जाइए magnetbrains.com पर, आप पूरा कोर्स एक्सप्लोर करिए। जैसे ही आप इस पेज पर आएंगे आपको सारे कोर्सेज दिखेंगे। फॉर एग्जांपल आप IIT JEE नीट पर क्लिक करते हैं, IIT JEE का अलग सेगमेंट है, नीट का अलग सेक्शन है, और ऐसे काफ़ी सारे और भी सेक्शंस आपको नीचे दिखेंगे। जब स्क्रॉल अप करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो IIT JEE जब आप ओपन करेंगे तो ये हमारा 2024 को टारगेट करता हुआ IIT JEE का कोर्स है, जहाँ पर आप जैसे मान लेते हैं आपके सारे आशीष सर फॉर फिजिक्स, अभिषेक सर फॉर केमिस्ट्री और मैं मैथ्स के लिए आपके लिए हूँ। यहाँ पे इंडिया के टॉप टीचर्स आपको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स। जैसे ही आप मैथ्स पर वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे तो वॉच नाउ पर क्लिक करते ही आपका मैथ का सेक्शन ओपन हो जाएगा। मैथ के सेक्शन में जो आपका ये पहला टॉपिक है, जो अभी हमने कंप्लीट किया है, सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन, ये प्रॉपर्ली आपको दिखाई देगा। इसे आप एक्सपांड करेंगे तो इसके सारे अभी तक के लेक्चर्स, DPPs, उनके PDF, उनके वीडियो सोल्यूशन, और अब जो शुरू होंगे MCQs और PYQs, ये सब कुछ सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज्ड मैनर में यहाँ पर रखे होंगे। और यहीं पर आप वॉच नाउ पर क्लिक करके बिना कोई पेमेंट, बिना कोई फ़ी, बिना कोई सब्सक्रिप्शन चार्ज, बिना कोई हिडन कॉस्ट के फ्री ऑफ कॉस्ट सारे के सारे लेक्चर्स, एवरीथिंग बफर फ्री मोड में एक्सेस कर सकते हैं। और उन्हें यहीं पर आप फुल स्क्रीन में देख सकते हैं और सारी की सारी चीज़ें आराम से एक प्रॉपर्ली ट्रैक कर सकते हो कि देख सकते हो मैंने ये पढ़ लिया, अब ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, तो आराम से आप अपनी तैयारी को समझ सकते हो। नॉट जस्ट दैट स्टूडेंट्स, एक और सबसे ज़रूरी और ख़ास बात कि यही सारी चीज़ें हमारे अलग अलग यूट्यूब चैनल्स पर भी रेप्लिकेट होती हैं। जो भी कोर्स होता है, जो भी प्रोग्राम होता है, उस कैटेगरी के यूट्यूब चैनल पर भी आपको मिल जाएगा। जैसे अगर आप IIT JEE या नीट के लेक्चर्स देखना चाहें तो हमारा चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट। आप वहाँ पर जाकर हमारे लेक्चर्स देख सकते हैं और वहाँ पर भी एज इट इज़ प्लेलिस्ट में सारी चीज़ें प्रॉपर्ली अरेंज्ड और ऑर्गेनाइज्ड हैं। वहाँ से भी आप सारी की सारी चीज़ें एज इट इज़ एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो सीधी सिंपल सी बात स्टूडेंट्स की मैग्नेट ब्रेन्स के सारे मॉड्यूल्स, स्पेसिफिकली IIT JEE और नीट की अगर हम बात करें अभी फिलहाल, तो ये सब कुछ 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम आपको टॉप क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। ये वो प्लेटफॉर्म है जो आपको बिना किसी कॉस्ट, बिना किसी सब्सक्रिप्शन के फ्री क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करता है। एक छोटी सी गुजारिश, एक छोटी सी दरख्वास्त स्टूडेंट्स, आई होप हमें यकीन है कि आप इन वीडियो से काफ़ी कुछ सीख रहे हैं, इनसे आपकी काफ़ी मदद हो रही है और इनसे आपको काफ़ी सीखने में मज़ा आ रहा होगा। तो ये आपको सच में बहुत पसंद आ रहे होंगे, मेरा ये यकीन है, मेरा ये बिलीफ है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो प्लीज़ इन वीडियोज़ को लाइक करिए सो दैट वी फील एक्नॉलेज्ड कि हाँ चीज़ें सही डायरेक्शन में चल रही हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स, एक बहुत ज़रूरी और एक बहुत खास बात कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर ज़रूर करें, क्योंकि एक फ्री ऑफ कॉस्ट मॉड्यूल, एक फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोग्राम है जो काफ़ी सारे लोगों की हेल्प कर सकता है।
तो जहाँ भी आपको जिसके लिए भी ज़रूरी लगता है, ये चैनल, ये प्लेटफॉर्म, ये सारी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करते रहिए ताकि वो भी इन सारी चीज़ों को अवेल कर पाएँ, इन सारी चीज़ों का फ़ायदा उठा पाएँ। एक ज़रूरी खास बात स्टूडेंट्स की, अगर चैनल पर होने वाली हर एक्टिविटी से आपको अपडेटेड रहना है, नोटिफाइड रहना है कि आपको हाँ हर चीज़ पता रहे, वक्त पर कुछ भी नया रिलीज़ हो रहा है, कोई भी नई चीज़ आ रही है, तो आप इन्फॉर्म्ड अगर रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए सो दैट वी कीप यू अपराइज्ड कि देखो अभी ये नई चीज़ आ रही है, अभी हुआ ये अभी हुआ, ताकि आपकी कोई भी चीज़ मिस ना हो। आई होप आपको चीज़ें सारी समझ आ रही है और आप सच में बहुत एंजॉय और सीख रहे हैं इन सारी चीज़ों से। विद दैट आज का लेक्चर हम यहीं कल्मिनेट करते हैं स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच, टेक केयर एवरीवन।